हेलो, गुड मॉर्निंग एंड नमस्ते सभी को। शुरू करते हैं आज से सॉलिड स्टेट में नया टॉपिक। हमने लास्ट क्लास में आपको याद होगा सॉलिड स्टेट शुरू कर दिया था। अब यही बात कि जो डायरेक्टली इस क्लास में आए हैं, प्लीज़ एक बार लास्ट क्लास ज़रूर देखें, ठीक है ना? और क्योंकि बेस उसमें पड़ा है, आज की क्लास सारी रिलेटेड होगी लास्ट क्लास से, ठीक है? तो एक बार जो बच्चे ऑब्वियस है बेस जानते हैं वो डायरेक्ट यहाँ से भी समझ रहे होंगे, बट जिनको बेस नहीं आता है तो प्लीज़ एक बार प्रीवियस क्लास इससे पहले वाली क्लास देखिएगा। पूरी हमने एक सीरीज़ बनाई है। सीरीज़ में हमने अब तक एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसके अलावा हमने पीरियोडिसिटी, केमिकल बॉन्डिंग और लिक्विड स्टेट कंप्लीट कर लिया है और हम पढ़ रहे हैं सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में ये सेकंड क्लास है, इसके बाद एक और क्लास होगी, जो सॉलिड स्टेट है हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? और क्लास 1 और क्लास 2 सभी के लिए बेनिफिट है। किस-किस के लिए? चाहे आप एनवायरमेंटल सुपरवाइजर के लिए इस क्लास को देख रहे हो, ठीक है? चाहे आप इसको बीएससी लैब अटेंडेंट वाले के लिए देख रहे हो, या फिर लैब असिस्टेंट की जो अलग से वैकेंसीज़ आई हैं, आपने देखा 107 वैकेंसीज़ और आई हैं, उसके लिए देख रहे हो, ठीक है? तो सभी के लिए ये क्लास महत्वपूर्ण रहने वाली है। इसके बाद क्लास नंबर 3 होगी। क्लास नंबर 3 केवल बीएससी लैब अटेंडेंट वालों के लिए इम्पोर्टेंट होगी, ठीक है ना? वो टॉपिक क्योंकि उसमें लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी है, जो कि हमें सिलेबस में मेंशन भी है। याद कीजिए, सिलेबस भी मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था। सिलेबस में केवल लिखा है लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी। मैं बात कर रहा हूँ बीएससी लैब असिस्टेंट की। इसके अलावा मैं आपको बता चुका हूँ बीएससी लैब असिस्टेंट वाले के लिए 99 रुपीज़ में जो है लाइव रिकॉर्डेड क्लास प्लस टेस्ट सीरीज प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे, मतलब संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी। जीएस के फ्री सेक्शन आपको यूट्यूब पे मिलते हैं, ठीक है? वो सभी के लिए जो है हेल्पफुल रहेंगे, ठीक? इसके अलावा क्लास के बाद मैं एक और बात आपसे बोलूंगा, उसको क्लास के बाद के लिए रहने देता हूँ फिलहाल के लिए। इसके अलावा मैंने बोला था 299 रुपीज में बीएससी लैब असिस्टेंट, जिसमें केमिस्ट्री के 18 पद हैं, इसके लिए 299 का कोर्स है। देखिए वो बैच बिल्कुल ही अलग चलेगा, क्योंकि इसमें 200 मार्क्स की केमिस्ट्री आनी है। और केमिस्ट्री का जो सिलेबस है वो मैंने डिकोड किया है यूट्यूब शॉर्ट्स पे भी और यूट्यूब पे भी, ठीक है? उसका भी आपको लिंक जो है या क्लास जो है ऊपर आई बटन पे दिख जाएगा, ठीक है? तो 299 का कोर्स है, पूरा सिलेबस विद ऑल द कंसेप्ट, क्वेश्चन आंसर, और एग्जाम से पहले पूरा सिलेबस करा दिया जाएगा, ठीक है? और इसके अलावा एनवायरमेंटल सुपरवाइजर, उसके लिए बताया था जो फीस है फर्स्ट 50 स्टूडेंट के लिए 349 है। और जो बच्चे तीनों ही बैच में या किसी भी 2 बैच में एनरोल हैं, तो दूसरे बैच में उसका 50 रुपीज़ ऑफ होगा। मतलब 99 वाला अगर उसने चूज़ किया है तो 299 वाले में 50 रुपीज़ ऑफ, सेम 349 वाले में बट ऑफ 50 रुपीज़ होगा। तीनों में जो एनरोल करेंगे उसके लिए भी 50 रुपीज़ ऑफ होगा, ठीक है? तीनों ही एग्ज़ाम अलग-अलग पैटर्न पे हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा। एनवायरमेंटल सुपरवाइजर वाला जो एग्ज़ाम है 349 इसकी फीस ले रहे हैं, उसमें पीसीएम या पीसीबी दोनों ही में से कोई एक टॉपिक आएगा, पीसीएम या फिर पीसीबी में से कोई एक टॉपिक आएगा। ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है, ठीक है? तो खैर कोर्स परचेज़ करना है, तो आप उसको परचेज़ कर सकते हैं। बट अब मैं क्लास को आगे बढ़ाता हूँ। अगर किसी का कोई डाउट है तो प्लीज़ आस्क योर डाउट। डाउट नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। इसमें है ब्राविस, लैटिस एंड 7 क्रिस्टल सिस्टम। ब्राविस के लैटिस और देखा आपने जो क्रिस्टल सिस्टम है, ठीक है? इसमें 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम बनाए गए हैं, ठीक? तो मैं इसका एक जल्दी से टेबल बनाता हूँ। टेबल आपको याद कर लेनी है, ठीक है? टेबल आपको याद कर लेनी है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। तो 7 क्रिस्टल सिस्टम कौन-कौन से होते हैं? अब जो बच्चे हिंदी माध्यम वाले हैं, मैं उनको बता देता हूँ, जो क्रिस्टल सिस्टम वो 7 तरीके के हैं। ब्राविस ने 7 क्रिस्टल सिस्टम दिए थे। और जो हिंदी माध्यम वाले बच्चे हैं, जिनको लगेगा कि क्रिस्टल सिस्टम कैसे याद करूँ, इसको हिंदी में कैसे याद करेंगे? तो मैं एक बार बता देता हूँ, यदि जिसने हिंदी में पढ़ा होगा, उनको उसके नाम तो ऑलरेडी पता होंगे। एक सिंपल सी बात बोल रहा हूँ मैं। और जिन्होंने नहीं पढ़ा है, तो कृपया इन नामों को इंग्लिश में ही याद कर लें। हिंदी में याद ना करें, इंग्लिश में ही याद कर लें। साफ-साफ बोल रहा हूँ, इंग्लिश में याद करना ज़्यादा आसान है, ठीक है? तो एक्सियल लेंथ, इंटरफेसियल एंगल याद है, ये कल सब पढ़ाया था। इसलिए कह रहा हूँ, जो बच्चा डायरेक्ट यहाँ आ रहा है, प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ ऐसा ना करें। प्रीवियस क्लास एक बार ज़रूर देख लें, जभी आपके कांसेप्ट्स क्लियर होंगे, डाउट्स क्लियर होंगे, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है? तो लास्ट में मैंने एग्जांपल लिखा है, इस तरीके से एक टेबल बना लीजिएगा। 7 क्रिस्टल सिस्टम, एक्सियल लेंथ क्या होती है? याद कीजिए ए, बी, सी, ये एक्सियल लेंथ होती है। ये खाली जगह क्यों छोड़ी है? अभी समझाऊँगा क्यों। इंटरफेसियल एंगल याद कीजिए, अल्फा, बीटा, गामा, लास्ट क्लास में पढ़ा चुका हूँ। और लास्ट में उदाहरण, क्या इसके उदाहरण होंगे, उदाहरण भी 1-2 याद कर लीजिएगा, तो बढ़िया रहेगा। तो सबसे पहला जो क्रिस्टल सिस्टम है वो सिंपल, जिसको हम क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है? क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में आप जानते हैं, जो उसकी लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, वो तीनों ही बराबर होती है। ए, बी, सी, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, या सिंपल मैं कहूँ उसकी 3 जो एक्सियल लेंथ है, एक्स एक्सिस पे ए है, वाई एक्सिस पे बी है, जेड एक्सिस पे सी है, तीनों ही बराबर होंगी। ये सिंपल सी बात आप जानते हैं, ठीक? और आप ये भी जानते हैं, किसी भी क्यूब में, घन में अल्फा, बीटा, गामा तीनों ही एंगल कितने होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। बहुत सरल सी बात है, लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था। आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा।
एग्जाम्पल इसमें याद कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे इसमें NaCl हो सकता है, एक मिनट दीजिएगा, हाँ जी, एग्जाम्पल के तौर पे इसमें NaCl हो सकता है, ठीक है, KCl हो सकता है, ये इसके उदाहरण हो सकते हैं। नमक हो गया, KCl हो गया, ये इसके उदाहरण हो सकते हैं। क्लियर है। इसके बाद सेकंड जो क्रिस्टल सिस्टम का टाइप है, इसको आप याद कर सकते हो टेट्रागोनल, ठीक है, इसे आप याद कर सकते हो टेट्रागोनल। इसमें A बराबर B तो होता है, बट B C के बराबर नहीं होगा। A और B बराबर होंगे, बट ये दोनों ही बराबर नहीं होंगे C के। याद करने का तरीका, इसमें भी जो एंगल है अल्फा बीटा गामा, ये 90 डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के होंगे, मतलब A और B तो बराबर होंगे, C इसमें बराबर नहीं होगा, इसको हम टेट्रागोनल कहेंगे। अल्फा बीटा गामा सब 90 डिग्री होंगे, ठीक है। इसमें जो एग्जांपल है वो आप याद कर सकते हो, टाइटेनियम ऑक्साइड हो गया या फिर कैल्शियम सल्फेट हो गया, ये इसके एग्जांपल हैं, याद कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा थर्ड थर्ड है ऑर्थोरोम्बिक, ठीक है, ऑर्थोरोम्बिक। मैं हिंदी माध्यम वाले बच्चों से याद करूँ कहूँगा, याद करने को कहूँगा, बेटा इसे अगर आपको हिंदी में ये पहले से ही पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो उसे इंग्लिश में ही याद कर लो, इंग्लिश में ही ज़्यादा आसानी पड़ेगी कि क्रिस्टल जो है मतलब सॉलिड जो है उनके 7 तरह के स्ट्रक्चर बनेंगे, मतलब दुनिया में जितने भी सॉलिड होंगे उनके 7 तरह के स्ट्रक्चर बनेंगे, वो 7 तरह के स्ट्रक्चर को याद कर लीजिए। क्या-क्या बनेंगे? ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक में क्या होगा? इसमें ए, बी, सी तीनों ही बराबर नहीं होंगे, ठीक है ना? मतलब तीनों ही साइड आपस में बराबर नहीं होंगी, तो इसको हम ऑर्थोरोम्बिक कहेंगे, ठीक है। अब इसमें अल्फा, बीटा, गामा जितने भी एंगल हैं वो 90 डिग्री होंगे, मतलब साइड बराबर नहीं होंगी, ठीक है ना। देखो पहला कंसेप्ट क्या बना, एंगल तीनों में ही 90 है। पहले वाले केस में तीनों साइड बराबर, दूसरे वाले केस में दो साइड बराबर एक नहीं है, तीसरे वाले केस में एक भी साइड बराबर नहीं है, तीन ही केस बने भाई। क्लियर। तो इसमें अगर एग्जांपल आपसे याद करने को कहूं तो इसमें आप गन पाउडर KNO3, है ना, KNO3 गन पाउडर का फॉर्मूला होता है, K2SO4, पोटेशियम सल्फेट, इसमें बेरियम सल्फेट, देखा आपने व्हाइट कलर का पीपीटी, ठीक है, ये इसके उदाहरण बन सकते हैं, तो आप ये मेन मेन उदाहरण जो है वो याद कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा फोर्थ टाइप ये है मोनोक्लिनिक, ये है मोनोक्लिनिक, ठीक है, मोनोक्लिनिक है। इसमें भी ए, बी, सी तीनों ही साइड आपस में बराबर नहीं होती हैं, ठीक है, बट इसमें एंगल अब चेंज हो जाएगा, अल्फा और गामा जो है वो 90 डिग्री का होता है, और बीटा वाला एंगल है ना, जो बीटा वाला एंगल होता है वो 90 डिग्री का नहीं होता है, बस ये आपको ध्यान में रखना है। अल्फा और गामा 90 डिग्री का होगा, मतलब दो एंगल 90 के होंगे, एक एंगल 90 का नहीं होगा, सरल सी बात मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ। क्लियर है। इसमें आप एग्जाम्पल याद करना चाहें तो Na2SO4.10H2O मुझे बताएंगे किसका कॉमन नाम, Na2SO4.10H2O इसका कॉमन नाम आप मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताएंगे, ठीक है। तो ये मोनोक्लिनिक का एग्जांपल है। इसके बाद फिफ्थ आप याद कर सकते हैं ट्राइक्लिनिक, ठीक है, ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक में भी सेम है, तीनों ही साइड बराबर नहीं होती, तीनों ही साइड बराबर नहीं होती, ठीक है, और तीनों ही एंगल जो है 90 के बराबर नहीं होंगे, अल्फा, बीटा, गामा ना ये आपस में बराबर होंगे और ना ये 90 के बराबर होंगे। देखो याद करना बहुत सरल है, ठीक है, अल्फा, बीटा, गामा जो है ना ही 90 के बराबर होंगे और ना ही आपस में बराबर होंगे। क्लियर है। तो अगर कहा जाए कि सबसे ऐसा ढांचा कौन है जिसमें ना ही साइड बराबर होती ना ही एंगल बराबर होते, तो कौन सा है, तो आंसर बनता है ट्राइक्लिनिक। ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, ठीक है ना। मैं इस एग्जाम की बात नहीं कर रहा, इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे ज्यादा कम सिमेट्रिकल फॉर्म कौन सी होती है, सबसे कम सिमेट्रिकल कौन सी होती है, ट्राइक्लिनिक होती है। क्लियर। सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल फॉर्म कौन सी होती है, सिमेट्रिकल मतलब समान, जिसमें एंगल भी बराबर हो, साइड भी बराबर हो, वो क्यूबिक होती है। सबसे कम सिमेट्रिकल कौन सी होती है, इसमें ना ही एंगल बराबर ना ही उसके साइड बराबर, वो कौन सी होती है, ट्राइक्लिनिक। क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरीके से भी ध्यान में रखिएगा। क्लियर है। इसमें एग्जांपल आप याद कर सकते हो, नीला थोत्ता, ब्लू विट्रॉल, CuSO4.5H2, कॉपर सल्फेट, पेंटा हाइड्रेट, ये इसका एक एग्जांपल बनता है। इसके अलावा K2Cr2O7, ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट आप इसको याद कर सकते हो हेक्सागोनल से, हेक्सागोनल, हेक्सागोनल जिसमें 6 बीमाएं हों, और आपको पता है अगर हेक्सागन कोई भी स्ट्रक्चर होती है उसमें जो आंतरिक कोण होता है, एक आंतरिक कोण जो होता है वो 120 का तो होगा ही होगा, तो दैट मींस एक एंगल, नाम से पता चल रहा है हेक्सागोनल है तो भाई एक एंगल तो 120 का होगा ही होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ए और बी दो साइड बराबर होंगी बट सी के बराबर नहीं होंगी, मतलब ए और बी बराबर हैं बट ये सी के बराबर नहीं, ठीक है। अब एंगल देख लो, एंगल क्या बना, मैंने बताया कि भाई अल्फा और बीटा इसमें 90 डिग्री का होगा, एक एंगल ऐसा होगा गामा जो कितने का होगा, 120 डिग्री का होगा, बहुत सरल याद करना, ठीक है। इसमें एग्जांपल सबसे बेस्ट है ग्रेफाइट, याद कीजिए, आपने बहुत बार पढ़ा है ग्रेफाइट का हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ग्रेफाइट का हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है। ग्रेफाइट आप जानते हैं पेंसिल में जो नोक होती है ग्रेफाइट की होती है। इसके अलावा मैग्नीशियम, जिंक इसके और एग्जांपल बन सकते हैं। क्लियर। 7th नंबर पे अगर मैं रखूं
7वें नंबर पे अगर मैं रखूं लास्ट, तो ये है रोम्बोहेड्रल, ठीक है, रोम्बोहेड्रल, ठीक है, और इसे ट्राइगोनल भी कह देते हैं सिंपल, ट्राइगोनल। ध्यान में रखना, ट्राइक्लिनिक ट्राइगोनल कई बार कंफ्यूजन करता है, ऑर्थोरोम्बिक रोम्बोहेड्रल कई बार कंफ्यूजन करता है, अलग अलग नेम है, क्लियर, इसको याद रखना। इसमें क्या है कि ए बी सी तीनों ही बराबर होंगे, ए बी सी तीनों ही बराबर होंगे, और यहाँ हैं ये भी बराबर होंगे, बट ये 90 के बराबर नहीं होंगे, आपस में बराबर होंगे बट ये 90 के बराबर नहीं होंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है ना, आपस में बराबर है बट ये 90 के बराबर नहीं है, ये सिंपल सा कंसेप्ट आपको यहाँ पे ध्यान में रखना। अब इसमें जो उदाहरण है वो आपको ध्यान में रखना है, एक तो आप इसमें याद कर सकते हो कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक है ना, ये बढ़िया एग्जांपल है, इसको याद कर सकते हो यहाँ पे, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, जो चूना होता है, और इसके अलावा NaNO3 ये भी याद कर सकते हो, सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। उदाहरण देखो वही है, रिवीजन नहीं करोगे तो भूल जाओगे, मुझे भी उदाहरण थोड़ा सा याद करने में टाइम लग रहा है, ठीक है ना, तो क्यों, क्योंकि देखो जब यूज टू में था सारी चीजें याद थी तो बिल्कुल याद ही थी, बिल्कुल एक एग्जाम्पल परफेक्टली याद था, अब क्या है थोड़ा सा सोचना पड़ रहा है कि इसका क्या जो है एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है। अब जरा देखो 7 क्रिस्टल सिस्टम हो गए, इसमें देखो इसको याद करने का तरीका ये भी है कि देखो क्यूबिक, जिसमें एक भी साइड मतलब एक भी जो आप एंगल देख रहे हो या लेंथ देख रहे हो, एक्सियल लेंथ, ठीक है ना, लंबाई जो देख रहे हो ABC, ये बराबर है, तो उसमें एक भी नॉट इक्वल का साइन नहीं है। इसमें देखो एक नॉट इक्वल का साइन है, इसमें 1 लिख दूं, इसमें दो नॉट इक्वल का साइन है 2 लिख दूं, फिर देखो इसमें दो नॉट इक्वल का साइन है 2 लिख दूं, इसमें भी दो है 2 लिख दूं, इसमें एक नॉट इक्वल का साइन है 1 लिख दूं, इसमें एक भी नहीं है 0 लिख दूं, तो देखो इसको याद करने का तरीका बन गया 1 0 1 2 2 1 0, ठीक है। अब इस पूरे क्रिस्टल सिस्टम को याद करने का भी एक सिंपल सा तरीका, एक निमोनिक्स है जो हमें सिखाया गया था, क्यूट अवर मदर से, है ना, इसको याद कर सकते हैं, क्यूट अवर मदर, ठीक है, क्यूट अवर मदर से, इसलिए कह रहा हूं जो हिंदी माध्यम वाले हैं उसको इंग्लिश में याद करेंगे तो थोड़ी सी आसानी रहेगी, क्योंकि भाई जब याद ही नहीं है, पता ही नहीं है, तो इंग्लिश में याद कर लो तो ज्यादा आसानी रहेगी, क्योंकि हिंदी में भी इसके नेम बहुत ही डिफिकल्ट है याद करना, ठीक है ना, इसलिए इंग्लिश में याद कर लो तो आसान पड़ेगा। तो देखो याद करने का तरीका, और इसी सीरीज में आपने लिखे हैं साथों के साथों, कैसे लिखे, CU से याद करो, क्यूबिक आपने लिखा था, ठीक है, फिर TE से याद करो, टेट्रागोनल आपने लिखा था, तो TE क्यूट में, CU मतलब क्यूबिक, TE टेट्रागोनल है, इसी सीरीज में आपने लिखे हैं सातों। फिर OUR से क्या याद करोगे, ऑर्थोरोम्बिक, ठीक है, ऑर्थोरोम्बिक। इसके बाद देखो MO क्या था, मोनोक्लिनिक, इसी सीरीज में आपने लिखे हैं। इसके बाद T है, T क्या था बोलो, T था ट्राइक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। इसके बाद HE है हेक्सागोनल, ठीक है, और R लास्ट वाला रोम्बोहेड्रल, ठीक है। तो देखो याद करना, मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा हार्ड ये चीज पड़ेगी, क्यूट और मदर से आपको याद कर सकते हो, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल एंड रोम्बोहेड्रल, यही सीरीज में आपने लिखा है, इस सीरीज में लिखा है। इसके बाद ये कोड याद कर लो, क्या 1 0 था, फिर 2 2 था, 1 0 था, खत्म। क्यूबिक है तो भाई आप जानते हैं इसमें ABC बराबर होते हैं, फिर अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री के बराबर होगा, दूसरे वाले में भी अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री के बराबर होगा, तीसरे वाले में भी अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री के बराबर होगा, बट कंडीशन क्या है कि क्यूबिक में तीनों ही साइड, तीनों ही एंगल बराबर है, और तीनों ही एंगल जो है 90 डिग्री के बराबर है। फिर हमने टेट्रागोनल में देखा क्या है, याद करने का तरीका बहुत सरल है कि टेट्रागोनल में जो है हमारी एंगल तो सारे बराबर हैं, बट कोई भी दो साइड बराबर होंगी, तीसरी बराबर नहीं होगी। फिर ऑर्थोरोम्बिक में एंगल सारे 90 डिग्री हैं, बट तीनों ही साइड आपस में बराबर नहीं होंगी, क्लियर, बहुत सिंपल तरीका याद करने का। फिर मोनोक्लिनिक हमने देखा, अल्फा और गामा मतलब अपोजिट वाले जो एंगल हैं वो करीब 90 डिग्री के होंगे, उसके अलावा एक एंगल ऐसा होगा जो 90 डिग्री के नहीं होगा। फिर ट्राइक्लिनिक सबसे ज्यादा अनसिमेट्रिक फॉर्म है, ठीक है ना, ही इसमें एंगल बराबर होते हैं, ना ही साइड बराबर होते हैं, ना एंगल 90 डिग्री के बराबर होते हैं। फिर हेक्सागोनल देखा, हेक्सागोनल में मतलब आपको पता है हेक्सागन, उसमें एक इंटीरियर एंगल, आंतरिक जो कोण है वो कितना बनेगा, 120 डिग्री का बनेगा, तो दो जो एंगल होंगे 90 डिग्री के होंगे, एक 120 का होगा, बहुत सरल है। इसके बाद रोम्बो हेड्रल, जिसको हम ट्राइगोनल भी कहते हैं, ट्राइगोनल में अल्फा बीटा गामा बराबर होंगे, बट ये 90 के बराबर नहीं होंगे, फिर साइड तो बराबर है, ठीक, एग्जाम्पल्स के याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, तो आई थिंक ये आपको याद हो गया होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट है पैकिंग इन द क्रिस्टल, किसी क्रिस्टल में कैसे पैकिंग होती है, ठीक है, तो जिसे हम सबसे पहले पढ़ेंगे 1D क्लोज पैकिंग, ठीक है, और पैकिंग को जनरली संकुलन कहते हैं, ये आप ध्यान में रखिएगा, हिंदी में मुझे भी टर्म्स सही बताऊं तो याद नहीं थी, मैंने भी गूगल करके पहले देखा कि इसका एग्जैक्ट वर्ड क्या बनेगा पैकिंग का, तो जो हिंदी में लिखा रहता है वो संकुलन है, ठीक है, बट पैकिंग वर्ड ज्यादा आसान है हिंदी माध्यम वालों के लिए भी याद करना, पैकिंग का मतलब ये पैक कर देना, है ना, तो ये चीजें आप अगर ऐसे याद करेंगे तो मुझे लगता है इंग्लिश में चीजें थोड़ी आसान पड़ती है हिंदी से, बाकी आपकी इच्छा है, मैंने हिंदी भी इसका गूगल करा, गूगल करके मैंने इसका हिंदी देखा, जो है निविड़ संकुलन, ठीक है, क्लोज पैकिंग को कहते हैं निविड़ संकुलन। 1D मतलब एक बीमा वाला, केवल एक बीमा मतलब जिसमें एक ही डायरेक्शन में सारे पार्टिकल लगे होंगे। पहली बात हमने देखा सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों ही पार्टिकल कणों से मिलकर बने होते हैं,
तीनों के ही जो कण होते हैं वो ठोस होते हैं, ध्यान में रखना। ऑल पार्टिकल्स आर रिजिड सॉलिड, बिल्कुल ठोस माने आते हैं। बेशक वो गैस के पार्टिकल हैं बट होंगे कैसे, ठोस होंगे। चाहे वो गैस के कण क्यों ना हो, वो भी कैसे होंगे, ठोस होंगे, रिजिड सॉलिड होंगे। दैट मींस उन्हें आसानी से दबाया नहीं जा सकेगा, कठोर होंगे बिल्कुल। क्लियर है। अब 1D क्लोज पैकिंग का क्या मतलब है कि जो पार्टिकल है ना वो एक ही डायमेंशन मतलब एक ही बीमा में अरेंज होंगे, मतलब ऐसे अरेंज होंगे। देखो कैसे, ऐसे ऐसे। अब हमें कैसे पता ये 1D है, एक बीमा वाले हैं। तो एक बीमा वाले इसलिए है ना क्योंकि मैंने इसको एक ही एक्सिस पे अरेंज करा है, क्योंकि मैंने इसे एक ही एक्सिस पे अरेंज करा है, इसलिए एक बीमा वाले क्या है, निविड़ संकुलन है। क्लियर हो गई बात। तो एक ही एक्सिस में अलाइंड है। क्लियर। अब अगर मैं किसी भी पार्टिकल को पकड़ लूं, लेट अस से मैंने इस पार्टिकल को पकड़ लिया, ये देखना इस पार्टिकल को मैंने देख लिया, मैं इस पार्टिकल की बात कर रहा हूँ। ठीक है। अब इस पार्टिकल के अगल बगल में कितने पार्टिकल हैं मुझे जरा जल्दी से बताएं। तो आप कहोगे सर इस पार्टिकल के इधर एक पार्टिकल है, एक इधर पार्टिकल है, दो पार्टिकल हैं। अगल बगल के जो पार्टिकल होते हैं उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। उसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। हिंदी में कहते हैं उप सह संयोजन संख्या, है ना, शायद यही कहते हैं, सह संयोजन संख्या। एक बार इसे देख लीजिएगा भाई, ठीक है, मुझे तो इतना ही याद है, उपसह संयोजन संख्या कहते हैं इसे। ठीक। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ये कितना होता है, 2 होता है। अब भैया हिंदी माध्यम वाले भी इसको अगर सिंपली समझें, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब है कि किसी एटम, आयन, मॉलिक्यूल से, किसी जो है परमाणु, आयन या फिर अणु से अगल बगल में कितने एटम, आयन, मॉलिक्यूल हैं। ठीक है, इसके इधर भी एक है, इधर भी एक है, जो उससे डायरेक्टली बाउंड्री को टच कर रहे हैं, जो डायरेक्ट बाउंड्री को टच कर रहे हैं वो केवल दो ही एटम, आयन या मॉलिक्यूल हैं। तो इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन संख्या, उपसह संयोजन संख्या कितनी आई है, 2 आई है। ठीक है। तो इस तरह की पैकिंग जहां पे सॉलिड के पार्टिकल एक सिंगल लाइन में, सिंगल डायमेंशन में अरेंज होते हैं, सिंगल बीमा में अरेंजमेंट होते हैं, ठीक है, उसको हम 1D क्लोज पैकिंग कहते हैं। क्लियर। आगे आते हैं 2D क्लोज पैकिंग, जिसे हम कहेंगे द्विबीमा वाला निविड़ संकुलन। इसमें क्या है, देखो पार्टिकल दो तरीके से अरेंज होते हैं। एक पार्टिकल देखो ऐसे सिमेट्रिकल अरेंजमेंट होगा, समझिए क्या कह रहा हूं, सिमेट्रिकल अरेंजमेंट का मतलब ये देखो, ये पार्टिकल का अरेंजमेंट है, इसके नीचे पार्टिकल इसी फैशन में अरेंज होंगे, जैसे ऊपर है वैसे ही यहाँ पे पार्टिकल का अरेंजमेंट देखने को मिलेगा। ऐसे ही उसके नीचे एक और पार्टिकल का अरेंजमेंट होगा तो सेम इसी तरीके से होगा। हालांकि मैं पार्टिकल थोड़े बड़े छोटे बना रहा हूँ, ठीक है ना, इसे मैं डायग्रामेटिकली मिस्टेक कह सकता हूँ, बट मान के चलिए सभी पार्टिकल का साइज बराबर है, क्योंकि एक ही तरह का सॉलिड है तो सभी पार्टिकल का साइज लगभग बराबर मान के आप चलेंगे। ठीक है। तो ये ड्राइंग एरर को छोड़कर आप इसे कंसेप्ट वाइज समझें कि सभी जो पार्टिकल हैं इनका साइज क्या है, बराबर। क्लियर हो गई बात। ठीक। अब कुछ बातें यहाँ पे हमें ध्यान में रखनी है। क्या ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे जैसा अरेंजमेंट यहाँ है, मतलब ए टाइप का अरेंजमेंट है, मान लो ये अरेंजमेंट जो है ये ए टाइप का है, तो नीचे भी तो वैसा ही अरेंजमेंट है, नीचे भी तो वैसा ही अरेंजमेंट है, नीचे भी तो वैसा ही अरेंजमेंट है, नीचे भी तो वैसा ही अरेंजमेंट। दैट मींस इस तरह के अरेंजमेंट को मैं कह सकता हूँ ए ए ए ए टाइप अरेंजमेंट। ठीक है, एक ही तरह का अरेंजमेंट रिपीट हो रहा है। क्लियर है। अब मान लो कोई भी एटम को मैं पकड़ लेता हूँ, लेट अस से मैं इस वाले एटम को पकड़ लेता हूँ, इस वाले पार्टिकल को पकड़ लेता हूँ, इस वाले कण को पकड़ लेता हूँ। ठीक है। अब इस वाले कण को देखो, इस वाले कण से डायरेक्ट कितनी एटम्स की बाउंड्रीज टच हो रही हैं। तो आप कहोगे सर एक इसकी हो रही है, 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 डायरेक्ट तो सर इन्हीं की बाउंड्रीज टच हो रही है। अब आप मत कहना ये टच हो रहा है, ये टच नहीं हो रहा होगा उससे, ये ध्यान रखना, ऐसे ये भी टच नहीं हो रहा होगा, वो तो बस आपको लग रहा है क्लोजनेस है, नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। चार बॉल ऐसी बॉल्स को अरेंजमेंट करके देखिएगा, ये बॉल केवल इन्हीं से टच हो रहा होगा, इससे टच नहीं हो रहा होगा, इससे नहीं हो रहा होगा, इससे नहीं हो रहा होगा, इससे नहीं हो रहा, ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब 1 और 4 देखो, ये 1 है, ये 4 है, ठीक है, ऐसे ये 3 है, ऐसे ये 2 है। इनके अगर मैं रेडियस को, त्रिज्याओं को आपस में जोड़ के देखूं तो आपको पता है परफेक्ट एक स्क्वायर दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, परफेक्ट एक स्क्वायर दिखाई देगा। क्लियर है। तो इस तरह के अरेंजमेंट को हम बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग। क्या कहते हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ठीक है। तो आप देख रहे हो स्क्वायर क्लोज पैकिंग हो रही है, क्यों, क्योंकि जो आपने यहाँ इस वाले एटम, आयन या मॉलिक्यूल को पकड़ा तो ये इसके बगल वाले, अगल बगल वाले है ना जो पार्टिकल है वो मिलकर क्या बना रहे हैं, एक तरह का स्क्वायर बना रहे हैं, वर्ग बना रहे हैं। ठीक है। तो इसको कह सकते हैं वर्ग निविड़ संकुलन। ठीक है, वर्ग निविड़ संकुलन, ये ध्यान में रखना। ठीक है, हिंदी माध्यम वाले के लिए भी बोलते हुए चल रहा हूँ। तो इसे वर्ग निविड़ संकुलन मैं कह सकता हूँ। ए टाइप का अरेंजमेंट होगा, स्क्वायर क्लोज पैकिंग इसे कहेंगे। ठीक है। अब इसमें अगर मैं पूछूं, बताओ जल्दी से, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर, उप सह संयोजन संख्या कितनी होगी। तो आप कहोगे सर इस सेंट्रल वाले एटम से केवल 4 ही पार्टिकल डायरेक्ट अरेंज हैं, तो उसकी कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। क्लियर है। अब एक अरेंजमेंट ऐसा भी हो सकता है सर कि अगर आपने ए टाइप अरेंजमेंट कर लिया तो एक और टाइप का अरेंजमेंट बना लेते हैं सर। ठीक है, ये देखो, अब की मैंने क्या कर दिया, एक लेयर है अलग, दूसरी लेयर है उस पर अलग। ये देखो आपको समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, फिर से मैं यहां से बनाता हूं,
ये देखिए, कुछ कंसेप्ट अब दिमाग में बैठ रहा होगा, ठीक है? तो मैं कुछ ऐसी 4-5 लेयर बना देता हूँ जल्दी से, जिससे आपको बातें समझ में आ जाएँ, ठीक है? इस वाले को मैं एक बार रफ करके ढंग से बना दूँ, क्योंकि ये थोड़ा-सा विचित्र लग रहा है, तो मैं इसको ठीक कर देता हूँ, ठीक है? ये गोला, ठीक है? आपस में टच हो रहे हैं, ये मान के चलिए। डायग्रामेटिकली मिस्टेक को थोड़ा-सा अवॉइड करिएगा, तो आपको ये चीज़ें समझ में आ भी रही होंगी कि भैया ये कैसे अरेंज हो रहे हैं, ठीक है? ये देखिए। अब क्या करना है, किसी भी पार्टिकल को पकड़ लें। चलो मैं इस वाले पार्टिकल को पकड़ लेता हूँ, ठीक है? अब देखो इस पार्टिकल से कितनी बाउंड्रीज टच हो रही हैं, ठीक है? ये जो पार्टिकल मैंने पकड़ा, ठीक है? इससे कितनी बाउंड्रीज टच हो रही हैं? जितनी बाउंड्रीज टच हो रही होंगी वो इसकी नियरेस्ट नेबर हैं, पड़ोसी हैं, और जितने पड़ोसी होती हैं उतनी कोऑर्डिनेशन नंबर होती है। तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 पार्टिकल इससे डायरेक्टली बाउंड्री टच कर रहे हैं। क्या इतनी बात क्लियर हो रही है? हाँ जी, बिल्कुल क्लियर हो रही है सर, बहुत आपने सही बात कही। ठीक है, अब इन 6 बाउंड्रीज को देखो, ये मिलकर एक हेक्सागन बना रहे हैं। ठीक है, क्या कहते हैं उसे? षष्ठफल की, हिंदी वाले माध्यम वाले बच्चे, ठीक है ना? हेक्सागन बना रहे हैं, ठीक है? तो ये हेक्सागन आपको बनता हुआ यहाँ दिख रहा है। ठीक है, हेक्सागन वो होता है जिसकी 4 साइड होती हैं, वर्ग 6 साइड होती हैं। वर्ग में आप जानते हैं 4 साइड होती है, हेक्सागन में कितनी साइड होंगी? 6 साइड होंगी। तो आपको ये देखो हेक्सागन दिखाई दे रहा होगा। क्लियर? इसमें एक लेयर है, उसका अरेंजमेंट ए है, दूसरे वाले का बी है, फिर देखो यहाँ ए अरेंजमेंट दिख रहा है, फिर बी दिख रहा है, फिर ए दिख रहा है। इस टाइप के अरेंजमेंट को हम ए बी, ए बी, ए बी टाइप का अरेंजमेंट कह सकते हैं। और ये ए बी, ए बी, ए बी टाइप के अरेंजमेंट को हम देख रहे हैं कि इसके द्वारा एक हेक्सागन बन रहा है ना? हेक्सागन बन रहा है, इसी को हम कहते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2D, पैकिंग इन 2D। ठीक है, 2 बीमाओं में हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हो रही है। किसकी वजह से हो रही है? ए बी ए बी ए बी लेयर की वजह से हो रही है। क्लियर है? बहुत ही सरल है। नेक्स्ट 3D क्लोज पैकिंग, जल्दी से देखते हैं। 3 बीमाओं वाला निविड़ संकुलन। इसमें सबसे सिंपलेस्ट जो होता है वो होता है क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ठीक है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग होता है। देखो सिंपल है, क्यूब, अगर आपने कल भी देखा था कि सॉलिड है, सॉलिड के पार्टिकल्स को यदि आपस में अरेंज कर दिया जाए, ठीक है ना, ये क्यूब एक इमेजिनरी लाइन से बन रहा है। अगर हम सॉलिड के पार्टिकल को एक इमेजिनरी लाइन से जोड़ते हैं, काल्पनिक रेखाओं से जोड़ते हैं, तो बेटा ये जो हमने बनाई ना, ये सब काल्पनिक रेखाएं हैं। तो अगर किसी भी क्यूब को, अगर हम एक किसी भी सॉलिड के पार्टिकल को, किसी भी ठोस के जो कण है उसको यदि मैं एक इमेजिनरी लाइन से जोड़ता हूं, तो इमेजिनरी लाइन से जोड़ने पे वो क्या बनाता है? सिंपल एक क्यूब बनाता है। तो क्यूबिक जो बन रहे हैं वो सिंपल क्या है? सबसे सिंपलेस्ट 3D क्लोज पैकिंग का उदाहरण है। ठीक है, 3D क्लोज पैकिंग का सबसे सिंपल जो एग्जांपल है वो क्या है? आपका क्यूब है। ठीक है, क्यूब। इसमें जो पार्टिकल अरेंज होंगे एक ही तरह से अरेंज होंगे। ठीक है ना, ए टाइप का अरेंजमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, इसे मैं सिंपली ए टाइप का अरेंजमेंट कह देता हूँ। एक मिनट दीजिएगा। ठीक है, ए टाइप का अरेंजमेंट। क्लियर है? मतलब स्क्वायर था, 2D था, उसके ऊपर आपने लेयर पे लेयर रख दी तो 3D बन गया। स्क्वायर का ही जो 3D फॉर्म है वो क्यूब होता है। ऐसा भी इस बात को समझ सकते हैं। क्लियर है? अब इसमें कुछ और तरह का, ये तो देखो सिंपलेस्ट हो गया, सिमिलर टाइप का जो है पैकिंग हो गया। बट अगर पैकिंग इस तरीके से दिखाई दे, ए बी ए बी ए बी, अब मैं इसका डायग्राम बना के नहीं दिखा रहा, क्यों? क्योंकि मेरा एग्जाम जो है वो ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव नहीं है। सब्जेक्टिव होता तो मैं आपको बिल्कुल डायग्रामेटिकली भी इसको पढ़ाता। ठीक है ना? बट फिलहाल आपको क्या ध्यान में रखना है, अगर 3D क्लोज पैकिंग में ए बी टाइप का पैकिंग है तो उसको हम कहेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अरे 2D में भी तो पढ़ा था। 2D को बस क्या कर देना है भाई, उस पे लेयर जमा दो, 3D बन जाएगा। 3D बन जाएगा तो किस तरह का लेयर होगा? ए बी, अभी तो आपने देखा ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी क्या है? ए बी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, तो ऑब्वियस बात है ये भी क्या हो जाएगा? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हो जाएगा। ठीक है ना, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3D, 3 बीमा में। अरे क्लियर हो गई बात? बहुत सरल बात है। आगे बढ़े। अब दूसरा टाइप का अरेंजमेंट है, अगर अरेंजमेंट हो जाए ए बी सी ए बी सी ए बी सी, भैया ये ए बी सी ए बी सी ए बी सी रिपीट हो जाए तो इसे हम कहते हैं क्या? इसे हम कहते हैं सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ठीक है, सीसीपी, क्यूबिक क्लोज। अच्छा, हेक्सागोनल को सिंपली एससीपी लिख देते हैं, ध्यान रखना। कई बार ऐसे प्रश्न भी सिंपल आ जाते हैं, कई बार एससीपी लिखा आएगा, बोलेगा इनमें से कौन सा एससीपी का अरेंजमेंट है, तो भी ध्यान रखना। और क्यूबिक क्लोज पैकिंग का जो अरेंजमेंट है जिसको हम सीसीपी भी कहते हैं। अच्छा एक चीज और, सीसीपी को ही हम एफसीसी भी कहते हैं। इसको हम एफसीसी भी कहते हैं। फेस सेंटर्ड क्यूबिक, याद है? पार्टिकल कॉर्नर प्लस ऑल फेसेस, जिसमें 4 पार्टिकल होते हैं। कॉर्नर पे 8 इंटू 1/8 प्लस फेस पे 1/2 इंटू 6, कितने? 4 पार्टिकल। लास्ट क्लास में पढ़ाया था। ठीक है, ऑब्वियस बात है, जो भैया लास्ट क्लास नहीं पढ़ के आया है डायरेक्ट यहाँ आ गया होगा, मुझे लगता है उसने वैसी वीडियो बंद कर दिया होगा, नहीं समझ में आएगा। जिसको बेस आता होगा थोड़ा बहुत, ऑब्वियस समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो हमने देखा दूसरे टाइप का अरेंजमेंट। पहला यहाँ देखा, अरे 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 अरे,
एक मिनट दीजिएगा। हाँ, पहला यहाँ पे हो गया हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, दूसरा हो गया क्यूबिक क्लोज पैकिंग, और तीसरा अगर अरेंजमेंट ऐसा हो जाए कि ए बी है, फिर 2 ए आ गए, फिर एक बी आ गया, फिर बी आ गया, फिर बी आ गया, फिर बी आ गया, फिर ए, फिर ए, फिर ए, फिर बी, ए, ए, बी, ए, मतलब कोई फिक्स्ड अरेंजमेंट नहीं है, कोई भी फिक्स्ड अरेंजमेंट नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं डिस्टॉर्टेड। क्या बोलेंगे? डिस्टॉर्टेड क्लोज पैकिंग। ठीक है ना, ऐसे प्रश्न भी कई बार आ जाते हैं, तो इसको हम कहेंगे डिस्टॉर्टेड क्लोज पैकिंग। हिंदी में वाले माध्यम वाले बच्चों के लिए डिस्टॉर्टेड को आई थिंक विकृत कहते हैं, विकृत। ठीक है, संकुलन कह देंगे इसे, विकृत, विकृत निविड़ संकुलन। ठीक है, निविड़ संकुलन। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। ठीक, तो अगर फिक्स्ड अरेंजमेंट नहीं है तो इट इज कॉल्ड डिस्टॉर्टेड क्लोज पैकिंग या फिर विकृत निविड़ संकुलन। चलिए आगे, अगला टॉपिक, अगला कंसेप्ट कह रहा है रिलेशन बिटवीन। देखो इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं, पूछे भी जाएंगे, मुझे ऐसा पूरा से फील आता है कि हाँ इस टॉपिक से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट किसके लिए है? जो 18 पद हैं उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंसेप्ट यहाँ से पूछा जाएगा। और किससे पूछा जा सकता है? जो लैब असिस्टेंट, सॉरी एनवायरमेंटल सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं उनमें, उनसे जनरली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और जो बीएससी लैब अटेंडेंट वाले हैं, क्योंकि उनके उसमें लिखा हुआ है केवल क्या क्या लिखा है, लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी लिखा है, तो मान के चलिए उनसे भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। मतलब तीनों के लिए मैं कह सकता हूँ हाँ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, क्योंकि लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी पूछा है तो ये तो बेस है उसका, तो बेस तो ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो खैर सबसे पहले समझते हैं कि रिलेशन बिटवीन नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। ये नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस क्या है समझो, ये एक पार्टिकल, ठीक है, ये दूसरा पार्टिकल। अब यहां से यहां तक की जो दूरी है बेटा, इसी को हम कहेंगे नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। ठीक है, निकटतम परमाणु परमाणु संपर्क दूरी, दो परमाणु आपस में संपर्क में है और उनके बीच की कितनी दूरी है, इसी को हम कहते हैं इसकी डिस्टेंस। समझ में आ गया? बहुत सरल सी बात। अब आपको पता है ये परमाणु है, तो यहां से लेकर इसके जहां बाहर वाला सेल है ना, इसको हम कहेंगे इसकी रेडियस, त्रिज्या, ये भी हो जाएगी रेडियस। अगर मैं सिंपल बोलूं व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डिस्टेंस, तो आप कहोगे अगर दो एटम आपस में बिल्कुल पैक्ड हैं, मतलब टाइटली पैक्ड हैं, तो उनके बीच की दूरी कितनी होगी? 2r होगी। मतलब एक r एक एटम की रेडियस, दूसरा r दूसरे एटम की रेडियस, दोनों को अगर जोड़ दी जाए तो उनकी निकटतम दूरी कितनी होगी? 2r होगी। बहुत सरल सी बात है, इसमें कुछ एज सच हार्ड वाला फंडा है ही नहीं, बहुत सिंपल सी बात। क्लियर हो गई? आगे इसके बाद रेडियस तो बता दिया, रेडियस ऑफ द पार्टिकल और होगा जिसको हम त्रिज्या कह रहे हैं। थर्ड, थर्ड बोल रहा है एज की लंबाई, एज की लंबाई, किनारे की लंबाई, किनारे की लंबाई को हम ए कहते हैं, किनारे की लंबाई को ए कहते हैं। और ये किनारे की लंबाई ना, एज की लेंथ, ये चेंज होती रहती है। समझना ये एक क्यूब है, ये एक क्यूब है, जो क्यूब का मैं एक कोना लेके चल रहा हूँ। ठीक है, अब जरा समझना क्यूब के कितने एजेस होते हैं, तो याद है हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था क्यूब के 12 एजेस होते हैं। तो ये एज पे पार्टिकल होंगे, तो मान लो एक पार्टिकल ये रहा, एक पार्टिकल ये रहा। जब कोई भी पार्टिकल अवेलेबल नहीं है तो आप जानते हैं इनके बीच का सिंपल डिस्टेंस कितना आ जाएगा? 2r आ जाएगा। याद कीजिए, आपको ऑलरेडी बताया था कि ये दो पार्टिकल आपस में टाइटली पैक्ड है, ये आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है ना, वो तो हम भाई 3D मॉलिक्यूल है या 3D अरेंजमेंट है, उसको 2D प्लेन पे दिखा रहे तो मजबूरी है, बट अदरवाइज इसको पूरा समझिएगा कि सर ये वाला पार्टिकल जो इस कोने पे रखा है ना, इस वाले पार्टिकल से डायरेक्टली जुड़ा हुआ होगा, ऐसे समझ। अगर सिंपली आपस में जुड़े हैं तो आप तो कहोगे सर डिस्टेंस कितना आ गया? भाई इसके रेडियस से यहाँ तक का जो दूरी है, मतलब सेंटर से लेकर यहाँ तक की दूरी रेडियस, इसकी त्रिज्या, सेंटर से लेकर यहाँ तक की दूरी है, इसकी रेडियस त्रिज्या, तो डिस्टेंस आप कह दोगे सर सिंपली 2r हो जाएगा। सिंपल केस। भाई यहाँ जो एज की दूरी है, एज की लंबाई है बेटा, एज क्या होती है? भुजाएं, भुजाएं इसकी ये वाली भुजा, मैं कहूँ भुजा की लंबाई कितनी होगी, तो आप कहोगे सर ये भुजा की लंबाई, जिसको हम क्या कह रहे हैं, ए कह रहे हैं, ये ए बराबर कितना हो जाएगा उनके बीच की डिस्टेंस, और ये कितना हो जाएगा? 2r। बट कंडीशन समझना, ये एक क्यूब है, ये एक क्यूब है, बिल्कुल सिंपल सी बात, ध्यान से सुनना, ये एक क्यूब है, ठीक है, ये एक घन है, इसमें एक पार्टिकल यहाँ है। अब मैं कह रहा हूँ पार्टिकल ऑलरेडी एज में भी प्रेजेंट है, अब मैं कह रहा हूँ पार्टिकल इस कॉर्नर पे भी प्रेजेंट है। एज सेंटर्ड क्यूबिक लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि पार्टिकल कॉर्नर पे होंगे और सभी एजेस पे होंगे। तो बेटा अब डिस्टेंस कितनी आएगी? अब डिस्टेंस कितनी आएगी? तो आप कहोगे डिस्टेंस तो सर यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस तो भाई नियरेस्ट नेबर के बीच में होती है, तो यहाँ से यहाँ तक की होगी। ठीक, अब जरा बताओ, मैं कहूँ एज की लंबाई कितनी आएगी, ए कितनी आएगी, ए कितनी आएगी? तो आप कहोगे सर ये वाली रेडियस आर, यहाँ देखो इसमें ये रेडियस r और ये रेडियस r, ये तो भाई पूरा आपका स्पेयर आ रहा है, तो पूरी रेडियस r आ रहेगी, तो r प्लस r और फिर ये वाली रेडियस r, तो ये कितना आ जाएगा? r प्लस r प्लस r प्लस r, कितना आ जाएगा? 4r आ जाएगा। सिंपल सी बात है, समझ में आ रहा होगा। तो h की लंबाई क्या है ये समझ में आया, नियरेस्ट नेबर की डिस्टेंस कितनी है? d है और रेडियस r है, तो इनके बीच में क्या क्या रिलेशन होंगे? तो देखो रिलेशन का आपको प्रूफ भी कराया जाता है, ठीक है, बट मेरा मानना यही है, हमारा जो पेपर है वो वास्तवनिष्ठ है, दैट मीन्स ऑब्जेक्टिव टाइप है,
तो मुझे फॉर्मूले याद होने चाहिए, बेसिक बात ये है, ठीक है। और फॉर्मूला याद करना कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल सी बात है। ये सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल एससीसी याद है, सिंपल सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल, सबसे पहले यही पढ़ा था, प्रिमिटिव टाइप सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल, ठीक है। सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल जिसको हम प्रिमिटिव यूनिट सेल भी कहते हैं, याद है, प्रिमिटिव यूनिट सेल कल ही पढ़ाया था, प्रिमिटिव यूनिट सेल, ठीक। प्रिमिटिव यूनिट सेल याद है, प्रिमिटिव एकक कोष्टिका कल ही पढ़ाया था, कल का मतलब लास्ट क्लास जो भी हुई थी उसमें सारे यही कंसेप्ट पढ़ाया था। अगर आप सिंपल और प्रिमिटिव टाइप पढ़ के आए तो आपको पता है पार्टिकल कहां प्रेजेंट होता है, ओनली कॉर्नर पे, पार्टिकल प्रेजेंट एट द कॉर्नर, पार्टिकल कहां पे मौजूद है, कोने पे मौजूद है। ये आपको ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ाया जा चुका है, पार्टिकल प्रेजेंट एट द कॉर्नर, ठीक है। अब मैं पूछूं कि बताओ यहाँ डिस्टेंस ए, एज लेंथ आर, रेडियस त्रिज्या, इनके बीच में क्या रिलेशन होगा। तो बेटा रिलेशन याद करने का बहुत सरल तरीका है, इसको आप डर से याद कर सकते हो, डर, डर लगना, डर, डर है ना, डर, डर से याद कर लेना, ठीक है। डर से फॉर्मूले को सिंपल याद करा सकता है, बट आपको पता होना चाहिए डी क्या है, डिस्टेंस मतलब दो अगल बगल वाले जो पार्टिकल हैं, कण हैं, उनके बीच की दूरी, डिस्टेंस को डी कह रहे हैं। ए क्या है, एच की लंबाई, भुजाओं की लंबाई क्या है, एज लेंथ, ठीक है। एच क्या लंबाई क्या है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, क्यूब के पास 12 भुजाएं हैं, ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। आर क्या है, त्रिज्या, ऑलरेडी अभी बताया, ठीक है। इनके बीच का क्या रिलेशन होगा, तो सिंपल है, सिंपल क्यूबिक में बनता है 2 to 1, क्या बनेगा, बस के नीचे लिख दो 2 to 1, क्या लिख दो 2 to 1, ठीक है। तो 2 to 1 रखना है। अब यहां से रिलेशन निकाल लो, मैं कहूं भाई डी और ए के बीच में क्या रिलेशन है, तो आप कहोगे डी बाई 2 है, ये बराबर हो जाएगा ए बाई 2, है ना, 2 से 2 काट दूं तो डिस्टेंस और ए मतलब दूरी और ए एज लेंथ दोनों ही बराबर होंगी। अब मैं कहूं बताओ ए और आर के बीच में क्या रिलेशन होगा, ए और आर के बीच में क्या रिलेशन होगा, तो आप कहोगे सर बहुत सिंपल है, ए बाई 2 बराबर आर है, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2a आ जाएगी, बहुत सिंपल है, ठीक है ना। ये उल्टा बोल दिया, हाँ उल्टा बोल दिया, कोई बात नहीं, सीधा कर लो उसको, ठीक है। ए बराबर कितना आ जाएगा, 2r आ जाएगा, क्लियर है। अब मैं बोलूं डिस्टेंस और आर के बीच में क्या रिलेशन, आप सिंपल कहोगे भाई 2 यहाँ मल्टीप्लाई में जाएगा, डी बराबर 2r हो जाएगा, ठीक है। अरे था ना भाई, ये पार्टिकल और ये पार्टिकल आपस में टच कर रहे हैं, और एक अब टच कर सकते हैं भाई जब सिंपल वाला होगा, सिंपल में तो दो पार्टिकल आपस में टच कर रहे होंगे, क्योंकि 8 कोने हैं 8 पार्टिकल होंगे, तो देखो दूरी कितनी होगी, आर और आर मतलब आर आर रेडियस होगी, डिस्टेंस कितनी आ गई, देखो ए और डी बराबर होंगे, किसके बराबर होंगे, 2r के बराबर। ये तो आपने प्रूफ करा कि ए 2r है, डी भी 2r है, दैट मींस ए और डी दोनों आपस में क्या है, बराबर। याद करने का सिंपल तरीका है, ऐसे इसको याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आपका काम बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, मुझे बहुत सारा पढ़ाना था बट मुझे लगता है यहाँ पे हो नहीं पाया, तो इसके नीचे एक न्यूमेरिकल ये आ गया है, न्यूमेरिकल करते हैं। बट पहले बीसीसी में भी याद कर लेते हैं जल्दी से, बीसीसी, बीसीसी के लिए डर क्या क्या फॉर्मूला बनेगा, तो मैं छोटा छोटा करके लिखता हूँ थोड़ा, डर, DAR, डर से याद करना है, ठीक है। फॉर्मूला बनेगा कितना, 2 और यहाँ 2 1, देखो 2 to 1 सभी के लिए कॉमन है, देखो यहाँ भी फॉर्मूला क्या लिखा था, डर 2 to 1, सेम यहाँ भी लिखना है, डर 2 to 1, बट बस ए के नीचे यहाँ लगा देना कितना, 2/√3, ठीक है, यहाँ लगा देना 2/√3, बस इतना सा फंडा है, ध्यान रखना। मैं रफ करके दोबारा से लिख देता हूँ साफ सा, ठीक है, बस यहाँ कितना लिख देना है, 2/√3 लिख देना है, ठीक है। बहुत सिंपल है, बहुत सरल है। अब रिलेशन निकाल भी लो, मान लो डी और ए के बीच का रिलेशन निकालना है, तो आप क्या रखोगे, d/2 इक्वल टू ए अपॉन में 2 2 जा 4 हो जाएगा /√3, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं, ये सारी चीजें आप जानते हैं, चाहे 2 से यहाँ 2 काट भी लो, 2 2 जा 4, तो भाई जो आपका डी है कितना आ जाएगा, √3/2 ए आ जाएगा, सिंपल है, क्लियर। ए और आर के बीच का रिलेशन निकालना है, तो आप कहोगे ए, बस इधर मल्टीप्लाई करके भेज दो, तो कितना बन जाएगा बोलो, 4/√3 आर, क्लियर है। तो ऐसे करके आपसे सिंपल बोलेगा क्वेश्चन में, देखे जैसे यहाँ दिया हुआ है, कह रहा है एज लेंथ ऑफ ए एफसीसी, एज लेंथ दी है, ए दिया है, एच की लंबाई को ए से मेंशन करते हैं, बता चुका हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद कह रहा है कैलकुलेट नियरेस्ट एटम एटम कांटेक्ट डिस्टेंस, डी आपको फाइंड करना है, ये तो बोल रहा है नियरेस्ट एटम एटम का मतलब दो एटम, नजदीकी एटम परमाणु के बीच में क्या दूरी है, कितनी है भैया, सिंपल है, डी है, निकाल देना, क्लियर है। चलो जल्दी से एफसीसी के लिए भी लिख देता हूँ, एफसीसी के लिए क्या फंडा लगाना है, तो सेम डर, डर और 2 to 1, ठीक है ना, डर और 2 to 1, ये फंडा याद रखना है, ठीक है। ए यहाँ पे बोलो कितना आ जाएगा, बस √2 लिख दीजिएगा, सिंपल सा फंडा है, फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। अब बताओ डी बराबर कितना है भाई, 2 से 2 कट गया, डी बराबर कितना, a/√2 है। आप जानते हैं यहाँ पे रेशनलाइजेशन कर लेते हैं, √2 से ऊपर मल्टीप्लाई, √2 से नीचे मल्टीप्लाई, ठीक है, तो कितना बन जाएगा, चाहे ऐसे करके लिख लो, a/2√2 मतलब a√2 अपॉन में 2, ऐसे करके लिख लो, जैसे ही मन करे उस तरीके से फॉर्मूले को बना लीजिएगा, क्लियर है। तो भाई अब क्वेश्चन को भी देख लो जल्दी से, कह रहा है एच की लंबाई, एच की लंबाई मतलब ए दी है, कितनी दी है, 400
पिकोमीटर किसके लिए दी है? एफसीसी के लिए दी है। बहुत सरल सी बात है। 400 पिकोमीटर लंबाई दी गई है, एफसीसी के लिए दी गई है। ठीक है, अब आपसे कह रहा है कॉन्टैक्ट डिस्टेंस निकाल लो। तो भाई अभी तो निकाला, डी बराबर कितना, ए बाई √2 है। ए की वैल्यू 400 पिकोमीटर है इनटू में। अच्छा, मैं ये वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर दूं तो भाई √2 बट्टे में कितना है, 2 है। भाई ये तो रखा, ए की 400 पिकोमीटर हो गई, √2 बट्टे में 2 काट दूं तो कितना आएगा, 200 √2 पिकोमीटर। अगर ऐसे आता है आंसर ऐसे लिख दीजिएगा, अदरवाइज और सिंप्लीफाई करना है तो भाई √2 की वैल्यू आप जानते हैं 1.414 पिकोमीटर, मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो भाई 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो कट जाएगा और ये आ जाएगा कितना, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, 4 2 जा 8 और 2 1 जा 2, 282.8 पिकोमीटर इतना आ जाना चाहिए। ठीक है, 282.8 पिकोमीटर इतना आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, वैसे गेट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, बट हाँ इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, वो कर लीजिएगा। बाकी क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस और ज्यादा क्वेश्चन करने हैं तो आप अपनी बुक से, एनसीईआरटी की बुक से क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमारे साथ प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैंने बताया था, अगर बीएससी लैब अटेंडेंट की तैयारी कर रहे हैं, हालांकि पूरा बैच बीएससी लैब अटेंडेंट जो 11 पोस्ट है उसी के लिए बैच पूरा चल रहा है ना। तो उसके लिए बैच पूरा चल रहा है, यूट्यूब पे मैंने बोला था उसको मैं बिल्कुल ही फ्री रखूंगा इस पूरी वीडियो सीरीज को, है ना। बट मैंने आपको कहा था अगर टेस्ट सीरीज वगैरह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज्वाइन करने हैं तो 99 रुपीज में आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। देखो काफी बच्चे संकोच कर रहे हैं इस चीज में कि पता नहीं कोर्स कैसा होगा, तो मुझे लगता है कि भाई इतनी क्लासेस हो चुकी हैं, अच्छे खासे इस पे व्यूज आ रहे हैं, तो मुझे लगता है क्लास में तो कोई समस्या नहीं है। ठीक है, स्टडी मटेरियल कैसा होगा, तो मैं एक स्टडी मटेरियल का जो है डेमो आपको दे दूंगा, किसमें, टीचमेंट टेलीग्राम ऐप। ठीक है, टेलीग्राम ऐप पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है। ठीक है, वहां से आप टेलीग्राम पे जाइएगा, ग्रुप में ज्वाइन हो जाएगा। वहां पे मैं एक सैंपल डाल दूं किस तरीके से हम टेस्ट सीरीज आपको देंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व कराएंगे। ठीक है, प्लस लाइव क्लास होंगी और जितने भी डाउट्स होंगे वो आपसे मैं डिस्कस करा करूंगा। ठीक है ना, तो ये बेनिफिट आपको दिया जा रहा है और काफी बच्चे इसमें भी सोच रहे हैं, और काफी बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि सर प्रीवियस ईयर के लिए कौन सी बुक लें। भाई सिंपल सी बात है, मुझे बुक लेने से कोई समस्या नहीं है, बट सोच के देखें, अगर आप बुक लेंगे तो कम से कम वो 150-200 रुपए की तो आएगी, उसमें केवल आप बुक ले रहे होंगे। बट यहाँ 99 रुपीज में आपको हर चीज दी जा रही है ना। लाइव जो है क्लासेस, डाउट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व कराए जाएंगे, आपके डाउट्स लिए जाएंगे, हर चीज दी जा रही है मात्र 99 में, बीएससी लैब अटेंडेंट 11 पदों के लिए, जिसकी मैं आपको बोल चुका हूँ एग्जाम मान के चलिए अक्टूबर एंड तक हो जाएगा। करेक्शन फॉर्म हो चुका है, एडमिट कार्ड जल्द ही देखने को मिलेंगे, ध्यान में रखना। सितंबर 15 तक मान के चलिए, मुझे जो पर्सनल फील आता है, बाकी यूके पीएससी की महिमा है, वो कुछ भी करे, सितंबर 15 तारीख तक मान के चलिए पूरा आपको दिख जाएगा एडमिट कार्ड, और मान के चलिए अक्टूबर मिड में करीब एग्जाम हो सकता है। पूरी प्रोबेबिलिटी है, पूरा चांस है, मतलब इस साल के एंड तक ये वैकेंसी क्लियर हो जाएगी और मे बी फैब तक ज्वाइनिंग हो भी जाए। ठीक है ना, तो थोड़ा प्रोसेस अच्छा चल रहा है, आई विश ऐसा ही हो, आप में से सभी की जॉब हो। हालांकि इसमें 11 पद है, बट हाँ 11 पदों की वैकेंसी पूरी हो जाए आपके दौरान। एनवायरमेंटल सुपरवाइजर, उसके भी करेक्शन फॉर्म आ चुके हैं, सभी भर दीजिए, करेक्शन अगर कोई भी करना है कर दीजिए टाइमली। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ 18 पोस्ट जो अभी कल परसों में वैकेंसी आई है, उसका फॉर्म भर लीजिए। ठीक है ना, 25 तारीख लास्ट डेट है। वो कोर्स भी ज्वाइन करना है, 299 है मात्र प्राइस। उस कोर्स के लिए पूरी तैयारी अलग से करनी ही पड़ेगी। क्लास 11-12 का सिलेबस है, प्लस प्रैक्टिकल सिलेबस भी है। मैं ऑलरेडी डिकोड कर चुका हूँ सिलेबस, सिलेबस को एक बार दोबारा पढ़िएगा। ये नहीं है कि ये पढ़ लिया तो उसमें भी काम चल 100 मार्क्स का अलग से तैयार करना है। जीएस का पोर्शन यहाँ 25 मार्क्स का, 100 मार्क्स का है, मतलब डिटेल में करना है। हर टॉपिक 10 टॉपिक हैं, 10 मतलब एक टॉपिक में से 10 क्वेश्चन आने हैं। मैथ रीजनिंग के 10 क्वेश्चन आने हैं, है ना। आपके करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन आने हैं, अगर एवरेज मान के चलो तो। ठीक है, तो उसकी तैयारी बिल्कुल अलग है, इससे काम नहीं चलेगा। ठीक है ना, और मान के चलिए 299 रुपए मात्र उसकी फीस रखी है। फिर भी किसी को कोई समस्या है तो मैं बता चुका हूँ भैया, प्लीज एक बार बता दें। अगर कोई भी मतलब मनी रिलेटेड प्रॉब्लम है, नो प्रॉब्लम, एक बार बात जरूर करिए, मेल जरूर करिए। और हाँ, कुछ बच्चे मुझे जो गूगल फॉर्म फिल करते हैं उसमें वो मेल आईडी नहीं डालते। भाई एक बात सोचिए, अगर मुझे किसी का पर्सनल नंबर वगैरह चाहिए होता तो मैं उसमें नंबर का कॉलम जरूर डालता। मैंने गूगल फॉर्म में कहीं भी नंबर का कॉलम नहीं डाला है, ताकि मैं किसी का नंबर लूं ही ना। सिंपल सी बात है भाई, काफी बच्चों को मन में संकोच होता है कि नंबर ले रहा है। ठीक है, तो नंबर किसी का भी नहीं लिया जा रहा है। क्या लिया जा रहा है, केवल मेल आईडी। मेल आईडी इसलिए ली जा रही है कि अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो मेल पे आपको मैं रिप्लाई करूँ। ठीक है, बट कुछ बच्चे गूगल फॉर्म फिल कर रहे हैं, वो मेल नहीं डाल रहे हैं। ये अब उनका ये बहाना हो कि भाई हम हमारे पास मेल आईडी नहीं है। तो पहली बात, बिना गूगल फॉर्म आप मेल आईडी के तो वैसे गूगल फॉर्म फिल नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो फिल कीजिए। जैसे कुछ बच्चों ने क्वेश्चन तो पूछे, अब ये तो बताओ मैं उनका रिप्लाई कहाँ करूँ। ठीक है, और वो क्वेश्चन ऐसे हैं कि मैं उनको, भाई ऑब्वियस बात है, सार्वजनिक भी नहीं बोल सकता। ठीक है ना,
कि उन्होंने पूछा है वही फीस वाली प्रॉब्लम है और बहुत सारी प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ इन चीज़ों को भी समझें। अगर आपकी है प्रॉब्लम कोई बात नहीं, जेन्युइन है, तो उसे एक बार ज़रूर बताएँ, उसका भी कोई ना कोई सॉल्यूशन तो देखा जाएगा। बट हाँ, कॉम्पिटिशन में आप पीछे मत रहिए, तैयारी अच्छे से कीजिए, है ना? मौका मिला है, भई कब से वेट कर रहे हैं, 2021 में वैकेंसी आने वाली थी, 23 में आ रही है, तो प्लीज़ अच्छे से तैयारी कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा ही आप बैच जॉइन कीजिए तभी आपका भला होगा। भई आप जहाँ से करिए, आपको खुद लगता है मैं 11-12 का सिलेबस जो है 2-3 महीने में निपटा दूँगा, बिल्कुल निपटाइए, मैं तो कह रहा हूँ बेस्ट। बट हाँ, ये वीडियोज़ आपको हेल्प करेंगे, तो भई इसका लुत्फ़ उठाइए, ठीक है? जितना समय मिलता है उसके अनुसार आपके लिए मैंने कहा था बीएससी लेवल का पूरा सिलेबस यूट्यूब पे लेके आऊँगा। हाँ, जीएस का पोर्शन वो वीडियोज़ आती रहेंगी, ठीक? और मैंने बोला था क्लास के अंत में मैं आपको कुछ और बातें बताऊँगा, अभी क्लास रह रही है बट हाँ, बातें बता देता हूँ। बातें क्या हैं, कल सुबह जो है एलसीएम एचसीएफ की क्लास आ जाएगी, मैथमेटिक्स भी चल रहा है, तो एलसीएम एचसीएफ कल सुबह आ जाएगा। ठीक है? ये एलसीएम एचसीएफ मैं आपको बता चुका हूँ, ये जो सीरीज़ लेके आए हैं, जिसमें आपको मैथमेटिक्स कराया जा रहा है, ये आपको हर एग्ज़ाम में हेल्प करने जाएगा। हर एग्ज़ाम का मतलब यूके, ट्रिपल एससी, यूके पीसीएस के जितने भी एग्ज़ाम आएँगे, उसमें जो सिंपल मैथमेटिक्स या बेसिक मैथमेटिक्स जो आता है, वो आपको हेल्प करेगा। प्लस रीज़निंग की जो है क्लासेस वो भी हम आपके लिए लेके आएँगे, एग्ज़ाम से पहले फुल प्रूफ आपका सिलेबस करा देंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है ना? तो कल एलसीएम एचसीएफ प्लस एक क्लास और आएगी, मैंने आपको बताया आज की क्लास में तो मुझे नहीं लगता सॉलिड स्टेट कंप्लीट होगा। एक क्लास और आएगी जिसमें हम लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी वो जो लास्ट क्लास होगी वो हेल्प करेगी किनको जो तैयारी कर रहे हैं बीएससी लैब असिस्टेंट 11 पदों के लिए, ठीक है ना? उसके लिए वो लास्ट क्लास वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी। वही वही क्योंकि सिलेबस में वही लिखा है लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी, तो कल हम लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी ही पढ़ेंगे, ठीक है? खैर, बातें बहुत हो गई, आगे आते हैं पैकिंग एफिशिएंसी पे, ठीक है? जिसे हम पैकिंग फ्रैक्शन या फिर संकुलन क्षमता या संकुलन दक्षता भी कहते हैं, ठीक है? तो पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है? देखो सिंपल है, अगर आपके पास कोई यूनिट सेल है, ठीक है ना? एकक कोशिका है, ये रहा, मेरे पास एक यूनिट सेल है, ठीक? आपको पता है इस यूनिट सेल ये जनरली ये कुछ नहीं होता भाई, क्यूब तो कुछ होता ही नहीं है। पहली बार सॉलिड स्टेट में क्यूब नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, जब तक यहाँ एटम नहीं होंगे तो क्यूब का कोई महत्व ही नहीं है। अरे भाई ये पार्टिकल, कण ही तो मिलकर इनको जब हम इमेजिनरी लाइन से जोड़ रहे हैं, तभी तो मिलकर ये क्यूब बना रहे हैं। तो पहली बात क्यूब कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है एटम है। फिर एटम को यदि इमेजिनरी लाइन से जोड़ता हूँ तब वो क्यूब है, तब वो क्यूब है। क्यूब की महत्वता तब है जब यहाँ पे पार्टिकल, एटम, आयन मौजूद हैं। तो अब समझो कि एक यूनिट सेल के अंदर एक एकक कोशिका के अंदर कितने एटम, आयन, मॉलिक्यूल आ रहे हैं। भाई वो एटम भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। तो एक एकक कोशिका के अंदर कितने एटम, आयन, मॉलिक्यूल आ रहे हैं, ठीक? कितने आ रहे हैं, ठीक? उसको निकालने की जो दक्षता है उसी को हम पैकिंग एफिशिएंसी कहते हैं। अब जो हम निकालते हैं कितना आ रहा है उसको हम परसेंटेज में निकालते हैं। किसमें निकालते हैं? परसेंटेज में निकालते हैं। क्लियर है? तो पैकिंग एफिशिएंसी का अगर मैं सरल सा फॉर्मूला लिखूं तो क्या फॉर्मूला बनेगा? ये बन जाएगा वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स पार्टिकल्स बट्टे में। देखो वॉल्यूम जब भी आप एफिशिएंसी दक्षता निकालते हो, परसेंटेज निकालते हो, कैसे निकालते हो? भाई जिसका निकालना है, भाई कितने पार्टिकल वो ऊपर रख दिया, बट्टे में क्या टोटल, किसका टोटल? भाई टोटल आप इस यूनिट सेल का ही तो निकाल रहे हैं, इस एकक कोशिका का, तो टोटल वॉल्यूम किसका लिखूंगा? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। हिंदी माध्यम वालों के लिए भी रिपीट कर देता हूं, ठीक है? इनटू में परसेंटेज है तो ध्यान रखना 100 में हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं, परसेंटेज गुणा 100 करके ही निकलता है। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड मतलब कितना आयतन घेरा है, कितने कणों ने, टोटल जितने भी कण हैं उन्होंने मिलकर कितना वॉल्यूम आयतन घेरा है, बट्टे में कितना आयतन है यूनिट सेल का। क्लियर? अब ये यूनिट सेल पूरी तरह से क्यूब मान लूं, ठीक है? इस एकक कोशिका को मैं पूरा घन मान लूं, तो आपको पता है घन में ए बी सी तीनों ही बराबर होती हैं, तो तीनों को ए मान लेता हूं, ठीक? और आपको पता है किसी भी क्यूब का घन कैसा होता है? 3 डायमेंशनल होता है, 3 विमाओं वाला होता है, तो उसका जो साइडों को अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो ए इंटू ए इंटू ए, साइड इंटू साइड इंटू साइड, तो आपको पता है क्यूब का आयतन निकल आता है। तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, अगर मान लो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने, जेड, याद कीजिए लास्ट क्लास में पढ़ाया था, नंबर ऑफ पार्टिकल को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, इनटू में वॉल्यूम। आप सभी को पता है वो जो पार्टिकल हैं ये पूरे स्फीयर हैं। कैसे हैं? स्फीयर हैं। स्फीयर का मतलब ये गोला है, ठीक है? गोला है। अगर बैकग्राउंड नॉइस आ रही होगी प्लीज इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइस, आसपास में काम चल रहा है एक्चुअली बोलो तो। मुझे लगता है कि वाक़ई इस एरिया में काफ़ी डिस्टर्बेंस है, पहले नहीं था, पता नहीं अब कैसे होने लग गया है। कुछ वर्क वगैरह चल रहा है, तो इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज़ अगर किसी तरह की आती है, क्योंकि थोड़ा-सा तो वही लोडिंग वगैरह सब काम चल रहा है, उसकी वजह से मैं क्लास को स्किप नहीं कर सकता, ठीक है ना? क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही क्लोज़ है। खैर, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल जेड है। और आपको पता है एक पार्टिकल कैसा स्फीयर, स्फीयर का आयतन कितना होता है आप जानते हैं, पाई कितना होता है? 4 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, है ना? 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है स्फीयर का, वॉल्यूम का। तो जेड इनटू में कह सकता हूँ ना,
4/3 पाई आर क्यूब। भाई एक पार्टिकल है, एक मिनट दीजिएगा भाई, एक जो पार्टिकल है उसका वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब। भाई अगर टोटल जेड पार्टिकल है तो जेड इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। सिंपल सा फॉर्मुला बन रहा है, आप सभी को यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक, अपॉन में कितना है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ए क्यूब है, इंटू में कितना लिख दूं 100 लिख दूं, बहुत सरल सी बात है। क्लियर है? तो भाई पैकिंग एफिशिएंसी का बहुत सरल सा फॉर्मुला बन गया है। आई थिंक ये फॉर्मुला आप ध्यान में रख सकते हैं, नहीं भी रख सकते तो बना लेना। भाई पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब क्या है, कितने पार्टिकल आ रहे हैं यूनिट सेल के अंदर, खत्म बात। तो नंबर कितने पार्टिकल आ रहे हैं जेड इंटू में, आपको पता है एक पार्टिकल स्फीयर होता है, गोला होता है, गोला का जो वॉल्यूम है आयतन है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, वो रख दिया। एफिशिएंसी है तो 100 से गुणा कर लेना, बट्टे में वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना है ए क्यूब है। सिंपल सा है, इसको याद करने का तरीका। ठीक है, अब मान लो मैं पैकिंग एफिशिएंसी निकालने जा रहा हूँ। ठीक है, किसकी निकालने जा रहा हूँ, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की। ठीक है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जिसको हम प्रिमिटिव यूनिट सेल भी कहते हैं, एक ही बात है, ध्यान में रखिएगा, आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था। प्रिमिटिव यूनिट सेल, इसकी पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है। तो बताओ उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होते हैं, तो आप कहते हैं सर यहाँ पार्टिकल 8 कोने में, उसका एक हिस्सा मतलब एक कोने में 1/8वां हिस्सा, तो टोटल कितने पार्टिकल होंगे 1 होंगे। तो पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, तो आप कहोगे सर ऊपर जेड की जगह 1 रख देता हूँ, 4/3 पाई आर क्यूब रख देता हूँ। अच्छा, अब आर और ए का क्या रिलेशन होता है, तो आप सभी को पता है, सिंपल यूनिट सेल में अभी पढ़ाया था ए बराबर 2r होता है। ठीक है, अभी ऊपर ही पढ़ाया था ए बराबर 2r होता है, तो मैं ए की जगह पे कितना रख देता हूँ 2r रख देता हूँ, और इसका कितना हो जाएगा क्यूब हो जाएगा, इंटू में 100 हो जाएगा। क्लियर है? तो उसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा लगभग 52.33%, 52.33%। भाई आर से आर कट जाएगा, आर का क्यूब ऊपर भी, आर का क्यूब नीचे भी कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे 8 बचेगा। पाई की वैल्यू 3.142857 रख दीजिएगा, या फिर 7/22 जैसा आपका मन करे वैसा रख दीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, 52.33% आ जाएगा। ठीक है, एससीसी के बाद जो नेक्स्ट आएगा ये आएगा बीसीसी। ठीक है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, ये है बीसीसी, इसे हम कहते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। ठीक है, अच्छा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में कितने पार्टिकल होते हैं, तो आपको जेड कितना होगा 8 इंटू 1/8, प्लस का कितना होगा, प्लस का ये बॉडी के सेंटर पे 1 होगा, तो उसे कैंसिल आउट कर लीजिए, कितना आएगा 2 आ जाएगा। क्लियर? अब पैकिंग एफिशिएंसी निकाल के देखिएगा, ये आपका काम है। ठीक, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, कितना आएगा 68%, ये बीसीसी के लिए आएगा। ठीक है, एफसीसी के लिए बोलूं तो एफसीसी, एफसीसी क्या है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक है, इट इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल कितना 8 इंटू 1/8 प्लस कितना 1/2 इंटू 6, कैंसिल आउट कर लीजिए, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 8 कट गया 1, 3 2 6 4 आ गया, ये आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। पैकिंग एफिशिएंसी कितना आएगा, तो इसमें आता है 74.03। तो अब आपसे ये भी पूछ सकता है भाई इसको बढ़ते हुए क्रम में लगा दो कि पैकिंग एफिशिएंसी संकुलन जो है दक्षता किसकी अधिक है, क्षमता किसकी अधिक है, तो भाई आपने पढ़ा सबसे ज्यादा 74%, मतलब इसमें पार्टिकल्स ज्यादा पैक होंगे, इसके बाद किसकी होगी बीसीसी की होगी, फिर इसके बाद किसकी होगी सिंपल क्यूबिक की होगी। इसके अलावा आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ क्या, आप मुझे एज सेंटर्ड, इसका आंसर होमवर्क नहीं कमेंट में लिखेगा, एज सेंटर्ड क्यूबिक इसमें कितनी पैकिंग एफिशिएंसी होगी, प्लस दूसरा एंड सेंटर्ड, लास्ट क्लास में पढ़ाया था एनसीसी एंड सेंटर्ड क्यूबिक, इसमें भी बताइएगा पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होगी। ठीक है, इसका आंसर मुझे कमेंट में कीजिएगा, जिसका आंसर सही होगा मैं उसको हर्ट कर दूंगा। ठीक है, और गलत भी होगा तो मैं उसको सही आंसर जरूर बता दूंगा। क्यों? क्योंकि एग्जाम में निकालने को नहीं बोलेगा, डायरेक्ट ऑर्डर पूछेगा, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, या परसेंटेज पूछ लेगा, मैच द फॉलोइंग में दे सकता है। ठीक है ना, मैच द फॉलोइंग बहुत सारे प्रीवियस ईयर आप देखिएगा, चाहे पीजीटी डीजीटीज के है ना, तो पीजीटी जो टीजीटीज के क्वेश्चन पेपर में मैच द फॉलोइंग में ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो मैच द फॉलोइंग के लिए भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा डेंसिटी ऑफ द क्यूबिक क्रिस्टल, ठीक है, तो डेंसिटी कितना होता है किसी क्यूबिक क्रिस्टल का, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो क्यूबिक क्रिस्टल दैट मींस यूनिट सेल की बात कर रहा है, तो यूनिट सेल की क्या घनत्व होगा, क्या डेंसिटी होगी, ये आपसे पूछ रहा है। एकक कोष्टिका का घनत्व कितना होगा, तो देखिए एकक कोष्टिका ऑब्वियस बात है, क्यूब कुछ नहीं होता, ये होता है पहली बात एटम, एटम को अगर इमेजिनरी लाइन से जोड़ दिया जाए तो मिलकर क्या बनाते हैं, क्यूब बनाते हैं। डेंसिटी होता कितना है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, अब वही क्वेश्चन, क्या यहाँ पे हमें सारी चीजें याद करनी है, नहीं भाई, इसका फॉर्मूला हम बनाना सीख भी सकते हैं, बट मैं आपसे कहूंगा फॉर्मूला इसका डायरेक्ट याद करना, फॉर्मूला बनाना नहीं आता है, फॉर्मूला डायरेक्ट याद करना है। कितना होता है, जेड इंटू एम अपॉन में एन ए इंटू में ए का क्यूब, डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, डायरेक्ट ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। जेड क्या है आपको पता है, जेड नंबर ऑफ पार्टिकल है। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल है। एम क्या है यहाँ पे, मोलिकुलर मास है। ठीक है, आणविक द्रव्यमान है। इसके बाद एन ए क्या है, एन ए है एवोगाद्रो नंबर, एवोगाद्रो नंबर, एवोगाद्रो नंबर को हिंदी में भी यही कहते हैं, कितना होता है आप जानते हैं, इसकी वैल्यू 6.022 इंटू 10 की पावर 23
है ना, पर एटम, आयन, मॉलिक्यूल जो भी आप रखना चाहते हैं। इसके अलावा ए है, ए को क्या कहते हैं, एज लेंथ कहते हैं, एज की लंबाई कहते हैं, एज लेंथ कहते हैं। ठीक है, तो डेंसिटी ये रो है, आर एच ओ कहते हैं इसे, आर एच ओ रो का मतलब है डेंसिटी, घनत्व। ठीक है, डेंसिटी या घनत्व क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, द्रव्यमान बट्टे में आयतन। ठीक है, तो कितना निकल के आता है, डेंसिटी इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन में एन ए इंटू में ए का क्यूब। ठीक है, फॉर्मुला डायरेक्ट याद रखना, डायरेक्ट अगर प्रश्न आता है तो कर दीजिएगा, बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आएंगे। जैसे एक उदाहरण के लिए क्वेश्चन भी लिया है, एक एफसीसी एलिमेंट है, एफसीसी है, पहली बात तो एफसीसी तुरंत दिमाग में आना चाहिए, कितने पार्टिकल होते हैं, जेड बराबर 4 होते हैं। कल भी पढ़ाया था, आज भी पढ़ा दिया, जेड बराबर 4, 4 पार्टिकल होते हैं। मॉलिक्यूलर मास दे दिया, एटम होगा तो एटॉमिक मास दे देगा, मॉलिक्यूल होगा तो मॉलिक्यूलर मास दे देगा। कितना दिया, 60 ग्राम पर मोल, पता होना चाहिए मॉलिक्यूलर मास की यूनिट ग्राम पर मोल होती है। ठीक, इसके अलावा एच की लंबाई ए दी है, कितनी दी है, 400 पिकोमीटर, 400 पिकोमीटर दिया है। कह रहा है इसकी डेंसिटी क्या होगी, तो डेंसिटी कितना होता है, z इंटू एम अपॉन में एन ए इंटू में ए का क्यूब। जेड नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं, 4, मॉलिक्यूलर मास कितना है, 60 ग्राम पर मोल है, बट्टे में एन ए 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, एटम पर मोल कह लो, ठीक है ना, पर मोल कह लो। ठीक, और इंटू में ए, एच की लंबाई कितनी दी है, 400 पिकोमीटर, तो 400 पिकोमीटर, पिको मतलब 10 की पावर -12 होता है। ठीक है, पिको पता होना चाहिए, एक पिकोमीटर 10 की घात -12 मीटर होता है। ठीक है ना, अब इसके बाद क्यूब है, क्यूब करके सॉल्व कर लीजिएगा और मुझे आंसर में लिख के बताइएगा। डेंसिटी है, देखो मोल से मोल इनवर्स से मोल इनवर्स कट गया, क्लियर। अब ये है ग्राम, ये है मीटर, आपको पता है इस मीटर को बस सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना, क्योंकि आपको पता है ग्राम होता है तो ग्राम के साथ यूनिट सेंटीमीटर होती है, तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसकी यूनिट आ जाएगी, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में घनत्व आ जाना चाहिए। तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो आप जानते हो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 100 सेंटीमीटर यहाँ रख दीजिएगा। ठीक है, 100 का मतलब, चलो थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, तो 4 गुणा 60 ग्राम, ठीक है, बट्टे में कितना है 6.022 इंटू में, देखो ये 400 है, 400 है, पहली बात 10 की घात -12 है, तो यहाँ 2 जीरो से मैं 2 जीरो कम कर देता हूँ, 10 की घात -10 बचा। भाई आप सभी को फॉर्मूला ऑलरेडी पता होते हैं, ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन होता है, तो ये हो जाता है ए की पावर एम कितना प्लस एन हो जाता है, बेस सेम होती है, मल्टीप्लाई में होती है, पावर ऐड हो जाती है। तो यहाँ 400 है, 400 को मैं 4 गुणा 100, 100 मतलब 10 की घात 2, 10 की घात 2 है ना, देखो कितना बना, 10 की घात 2 इंटू 10 की घात -12, तो आपको पता है बेस सेम में माइनस हो जाएगा, 10 की घात -10 बच जाएगा। ये उनके लिए बता रहा हूँ जिनको थोड़ा सा कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आती है। बेस सेम है, पावर माइनस हो जाएगी, 2 में से 12 गया, 10 बचा, क्लियर। तो पहली बात ये बना 4 गुणा 10 की घात -10। अब मीटर है, 1 मीटर में कितना, 100 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर में कितना होता है 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर को मैं सिंपल लिख दूं 10 की घात 2, क्लियर। तो सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मैं बाहर ले गया तो आपको पता है इसका क्यूब भी तो हो रहा है, जब सेंटीमीटर है अंदर उसको बाहर ले जाऊंगा क्यूब के साथ वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 10 की घात 2 में से फिर घटाया, 10 की घात -8 बचा। अब ये कितना बना 40, 4 गुणा 60, ये आ जाएगा ग्राम। अच्छा मैंने ग्राम 2 बार लिख दिया, कोई बात नहीं, एक ग्राम को हटा लीजिएगा, ठीक है ना, एक ग्राम को हटा लीजिएगा। ठीक है, 60 ग्राम अपॉन में, अरे भैया कैसे इतनी सारी चीजें मैं छोड़ रहा हूँ, यहाँ 10 की पावर 23 लिखना छोड़ दिया है ना, इसको भी लिख लीजिएगा, कोई समस्या नहीं। 6.022 इंटू 10 की पावर 23, इसको भी लिख लीजिएगा। ठीक है, कैसे इतनी चीजें छूट रही हैं, चलो खैर। तो 6.02 इंटू 10 की पावर 23, ठीक है, और ये 4, 4 का क्यूब आप जानते हैं 64 होता है, ये 10 की घात 8, 8 का क्यूब 24 होता है, तो -24 आ जाएगा। ठीक है, 23 में 24 गया, माइनस का 1 बचा, आप ऊपर भेज दीजिए, प्लस का 1 हो जाएगा। सॉल्व करके मुझे आंसर आप सभी बताएंगे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। अब मुझे लगता है इससे ज्यादा कुछ इसमें बचा है, ठीक है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में इसका आंसर मुझे बताइएगा। ठीक, अब इसके अलावा एक और टॉपिक यहाँ पे चलता है जो है स्ट्रक्चर ऑफ सम आयनिक कंपाउंड। ठीक है, कुछ जो आयनिक ठोस है उनके जो स्ट्रक्चर है वो आपसे पूछी जाती है। टोटल वैसे अगर स्ट्रक्चर देखे जाए तो 10 टाइप के लगभग स्ट्रक्चर पढ़ाए जाते हैं ना, 10 टाइप के स्ट्रक्चर जो है पढ़ाए जाते हैं, बट मैं आपको मेन 2 ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि 11th में और 12th में, क्लास 12 सॉलिड स्टेट में 2 ही होते हैं, और बीएससी में भी जनरली ये 2 ही देखने को मिलते हैं इन जनरल। ठीक है, कौन कौन से देखने को मिलते हैं, सबसे पहले देखने को मिलेगा NaCl, तो NaCl का आपको स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें होती हैं तो आपको पता है भाई, एक होगा कैटायन, एक होगा एनायन, एनायन होगा यहाँ Cl-, ये जो Cl- होता है ना, ये FCC अरेंजमेंट में होगा, तो Cl- कहाँ होगा, FCC अरेंजमेंट में। मैं क्या कह रहा हूँ भाई, NaCl का एक यूनिट सेल है, ठीक है, NaCl का एक क्या है, एकक कोष्टिका है, उस एकक कोष्टिका में Na और Cl किस तरीके से मौजूद है, ठीक है ना, उनका स्ट्रक्चर क्या होगा, उनका ढांचा क्या है, ये मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, यही आपसे एग्जामिनर भी पूछेंगे। ठीक है, तो ध्यान में रखना, जो NaCl का एक यूनिट सेल है, ठीक है ना, एक
जो एकक कोशिका है उसमें Cl कहाँ अरेंज होगा, Na कहाँ अरेंज होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। यही इसका स्ट्रक्चर है ना? स्ट्रक्चर कैसे बनेगा कि वो कहाँ पे अरेंज है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो एफसीसी में Cl माइनस कहाँ होता है, एफसीसी अरेंजमेंट में होता है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। Cl कहाँ मौजूद होगा, एफसीसी अरेंजमेंट में मौजूद होगा, MENT, ठीक है, अरेंजमेंट में मौजूद होगा। एफसीसी का मतलब क्या है, आप सभी को पता है। Cl कहाँ मौजूद होगा, या तो कॉर्नर पे मौजूद होगा, कॉर्नर, या फिर एफसीसी है तो फेस के सेंटर पे मौजूद होगा। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। क्लियर? अगर मैं बोलूं Cl के कितने पार्टिकल होंगे उस यूनिट सेल में, उस एकक कोशिका में Cl के कितने पार्टिकल होंगे, ठीक है, जेड ऑफ Cl माइनस कितने पार्टिकल होंगे, तो आप कह रहे हो सर एफसीसी है। एफसीसी मतलब कॉर्नर पे होगा, कॉर्नर पे कितना अरेंजमेंट होता है, 8 इंटू 1/8। फेस के सेंटर पे कितना होता है, 1/2 इंटू में 6। 8 से 8 कैंसिल आउट कर दीजिए, 3 कैंसिल आउट कर दीजिए, मतलब 2 3 जा 6 और ये कितना जाएगा 4। तो भाई उस यूनिट सेल के अंदर Cl कितने होंगे, 4 Cl माइनस मौजूद होंगे। एक यूनिट सेल में, एक एकक कोशिका में 4 Cl माइनस आयन मौजूद होंगे। समझ सकते हो कितनी गहरी बात है कि भाई NaCl के पार्टिकल एक यूनिट सेल में, एक एकक कोशिका में 4 होते हैं। क्लियर? अब इसके अलावा जो दूसरी बात बोलूंगा वो थोड़ी सी विचित्र लगेगी, बट हाँ उसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी स्ट्रक्चर वगैरह मैं इसका बना के दिखा सकता हूँ, बट अभी स्किप कर दीजिए, एग्जाम में नहीं पूछेगा। बट हाँ एक मोटा मोटा आपको आइडिया होना चाहिए कि किस तरीके से इसका अरेंजमेंट बनता है, ठीक है। तो खैर Na को देख लेते हैं। Na कहाँ होगा, इन ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड, इन ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होते हैं, आपको बता देता हूँ। वॉइड, वॉइड का मतलब होता है खाली जगह, ये आपको जल्दी से पढ़ा देता हूँ। वॉइड का मतलब होता है भाई, जब आपको पता है अगर 4 सॉलिड को देखो मैं अरेंज करूं, 1 2 3 और ये 4, ठीक है भाई, अब सॉलिड पार्टिकल है तो इनके बीच में खाली जगह बच गई, ये खाली जगह बच गई। इसी खाली जगह को हम वॉइड बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, वॉइड बोल रहे हैं। काफी जगह से नल भी बोला जाता है, ठीक है, काफी जगह से एम्प्टी स्पेस, खाली जगह, एम्प्टी स्पेस मतलब खाली जगह भी बोला जाता है। एक ही बात है। आप 4 बॉल लीजिए, 4 बॉल को जोड़ के देखिएगा, बीच में आपको खाली जगह नजर आएगी, वो खाली जगह को ही हम वॉइड कहेंगे, ठीक है। तो पार्टिकल भी स्पेयर हैं, बॉल की तरह है, 4 बॉल को जोड़ के देखिए खाली जगह मिलेगी, इसको हम वॉइड कहेंगे, ठीक है। अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होते हैं, तो भाई 2 तरह के वॉइड होते हैं, एक होता है टेट्राहेड्रल, एक होता है ऑक्टाहेड्रल। टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ बनता है, जब पार्टिकल ऐसे 3 होते हैं, ठीक है, 3 पार्टिकल ऐसे अरेंज होंगे, एक पार्टिकल इसके ऊपर से रख दो, मतलब 3 बॉल आपने एक साथ रखी है, एक साथ जोड़ी है, एक बॉल ऊपर से रख दी है, तो इनके बीच में जो खाली जगह मिलती है इसको हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड, चतुष्फलकीय वॉइड। क्लियर है? अगर ऑक्टाहेड्रल कहां देखने को मिलता है, 2 तरीके से देखने को मिलता है। यदि आप 4 पार्टिकल को ऐसे रख दें, देखो 4 पार्टिकल को, 4 बॉल को एक सतह पे, एक प्लेन पे, एक बॉल को ऊपर से रख दें और एक बॉल को यहाँ नीचे से रख दें, ठीक है, नीचे वाली बॉल को मैं डॉट से दिखा रहा हूं, तो अब इसके बीच में जो खाली जगह बचेगी इसी को हम कहते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड एक और तरीके से बनता है, कैसे, अगर हम 3 बॉल को ऐसे रख दें, देखो 3 पार्टिकल, मतलब 3 बॉल का मतलब 3 पार्टिकल ऐसे रख दूं और 3 बॉल इसके ऊपर रख दूं, देखो समझ में आ रहा होगा, 3 बॉल है, उसको इस तरीके से रखा और ऊपर वाली 3 बॉल को थोड़ा अलग तरीके से रखा, मतलब उसके साइड में सटा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो खाली जगह बची ये भी क्या है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, ऑक्टाहेड्रल खाली जगह है। आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, Na कहाँ मौजूद है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। क्लियर? अच्छा, अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ होते हैं, देखो इनका अरेंजमेंट वगैरह ये सब चीजें थोड़ा और ज्यादा हम डीप में चले आएंगे, ठीक है, वो भी कभी पढ़ाने का मौका मिलेगा तो जरूर पढ़ाऊंगा। फिलहाल हमें ये भी तो देखना है हमारा कॉस्ट टू बेनिफिट कितना है इसका, ठीक है, 75 मार्क्स के अकॉर्डिंग पढ़ना है, क्या हमें ये बात भी सोचनी है। तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा डीप में जाना होगा, क्योंकि सिलेबस में इतना कुछ हमारे मेंशन नहीं है, ठीक है। अप टू क्लास 12th भी हमने समझ लिया कि 2 तरह के वर्ड होते हैं, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वर्ड। हाँ एक चीज और बता देता हूँ, किसी भी यूनिट सेल में, किसी भी यूनिट सेल में जितने टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे, ठीक है, या मैं बोलूं ऑक्टाहेड्रल वॉइड अगर 4 हैं तो टेट्राहेड्रल वॉइड 8 हैं। तो उसको मैं एक तरीके से लिख देता हूँ, 1 मिनट दीजिएगा, अरे 1 मिनट भैया, कहाँ इरेजर का साइन का, हाँ। तो इसको ऐसे करके याद कर सकते हो, देखो सिंपली मैं बोलूं, अगर मान ले यूनिट सेल में टेट्राहाइड्रल वॉइड 8 है, ठीक है ना, तो ऑक्टाहाइड्रल वॉइड कितने बनेंगे, 4 बनेंगे, ठीक है। मैं सिंपल कह रहा हूं कि अगर किसी यूनिट सेल में टोटल अगर टेट्राहाइड्रल 8 वॉइड बनेंगे तो ऑक्टाहाइड्रल कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। इन जनरल यही होता है, ठीक है। अब इसको याद करने का तरीका मैं क्या कह सकता हूं कि जितने टेट्राहाइड्रल हैं, जितने टेट्राहाइड्रल वॉइड हैं वो दुगने हैं ऑक्टाहाइड्रल वॉइड से, यही तो कह सकता हूं। देखो सिंपल रिलेशन ये बनेगा, ठीक है ना, यही बनेगा। देखो जितने टेट्राहेड्रल वॉइड है वो डबल है ऑक्टाहेड्रल वॉइड के, अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड 4 है, टेट्राहेड्रल वॉइड क्या है इसके, डबल है, तो उसको सिंपली ऐसे करके याद कर सकता हूं, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल वॉइड इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखना। क्लियर है? तो खैर इन ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड, अच्छा अभी ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते कहां होंगे यूनिट सेल के अंदर, तो उसको याद कर लीजिए। ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं एट बॉडी सेंटर, एक तो बॉडी के सेंटर पे होगा, ध्यान से सुनिएगा, एट बॉडी सेंटर प्लस एज सेंटर, एज सेंटर ध्यान में रखना, ध्यान से सुनना, फिर से बोल रहा हूं,
NaCl के स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ। NaCl नमक का जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उसमें Na होगा, Cl होगा। Cl कहाँ होगा? FCC अरेंजमेंट में होगा। FCC का मतलब आप सभी जानते हैं, कॉर्नर प्लस ऑल फेसिस पे होगा। ठीक, तो हमने निकाला नंबर ऑफ पार्टिकल कितना आया, जल्दी से बोलो। कॉर्नर पे आया 8 इंटू 1/8। फेस पे कितना आया? 1/2 इंटू में 6। कैंसिल आउट कर दो, कितना आ गया? 4 पार्टिकल आ गया। 4 Cl माइनस मौजूद होंगे कहाँ पे? FCC के किसी भी एक एकक कोष्टिका में, यूनिट सेल में कितने Cl मौजूद होंगे? 4 Cl मौजूद होंगे। अब मैं क्वेश्चन ये बोल रहा हूँ, Na कितने मौजूद होंगे? भाई जब Cl है तो Na भी तो होंगे। तो मैंने बोला Na कहाँ मौजूद है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। पहली बात तो याद रखनी है। किसी भी यूनिट सेल के अंदर ऑक्टाहेड्रल कहाँ मौजूद होते हैं? अगर ये पूछा जाए तो आप कहेंगे सर एट बॉडी सेंटर, बॉडी के सेंटर पे होंगे, प्लस प्लस एज के सेंटर पे होंगे। ये याद कर लो, मेन बात है, एज के सेंटर पे होंगे। बॉडी के सेंटर पे, बॉडी के सेंटर पे। अच्छा मैं पार्टिकल पूछूं, नंबर ऑफ पार्टिकल बताओ, जेड बताओ, जेड ऑफ Na प्लस बताओ भाई कितने होंगे? तो आपको बॉडी के सेंटर पे, बॉडी के सेंटर पे हमेशा एक पार्टिकल होता है। अरे भाई एक कमरा है, एक कमरे के बॉडी में मतलब बिल्कुल सेंटर में कितनी पार्टिकल हो सकते हैं? मात्र एक पार्टिकल हो सकता है। बहुत सरल सी बात है। सेंटर पे बोल रहा हूँ, पूरी बॉडी में तो आप कितने भी अरेंज कर दोगे, सेंटर उसका एक ही होगा, उसमें एक ही पार्टिकल आएगा। और एज के सेंटर आपको पता है किसी क्यूब में 12 भुजाएं होती हैं। कल भी पढ़ा था, एक एज में एक पार्टिकल कंट्रीब्यूशन 1/4 होता है, पढ़ा चुका हूं। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए तो कितना आ गया? 4 आ गया। दैट मींस अगर एक यूनिट सेल की बात करूं, एक यूनिट सेल की बात करूं, किसके यूनिट सेल की बात करूं? NaCl की यूनिट सेल की बात करूं, तो NaCl के एक यूनिट सेल में 4 Na प्लस आते हैं, 4 ही Cl माइनस आते हैं। अगर मैं बोलूं टोटल आयन कितने आ रहे हैं, टोटल आयन, कुल आयन कितने आ रहे हैं, तो आप कहोगे सर 8 आयन आ रहे हैं। 4 कैटायन, 4 एनायन, 4 घनायन, 4 ऋणायन। ठीक है, 8 आयन आ रहे हैं। अब कई बार ये भी पूछा जाता है इसकी फॉर्मूला यूनिट क्या होगा, फॉर्मूला यूनिट क्या होगा? ठीक है, तो फॉर्मूला यूनिट क्या बनेगा? तो भाई फॉर्मूला यूनिट बहुत सिंपल होता है। आप टोटल 8 आयन है, बट्टे में कितने किस किस से बन रहे हैं? Na और Cl से बन रहे हैं, 2 से बन रहे हैं, तो फॉर्मूला यूनिट कितना आ गया? 4। या फॉर्मूला यूनिट का मतलब यही होता है कि कितने टोटल यहाँ पे आयन मौजूद होंगे, तो NaCl के टोटल मिला के 4 मतलब 8 हैं, बट हाँ टोटल कितने होंगे? 4 NaCl वहां मौजूद होंगे। इसी को हम कहते हैं फॉर्मूला यूनिट। मतलब एक यूनिट कितने NaCl मौजूद है, तो आप कहोगे सर 4 Na 4 Cl, मतलब टोटल 8 पार्टिकल है, बट हाँ फॉर्मूला यूनिट कितना बनेगा? 4 बनेगा। 4 NaCl मौजूद है। तो एक एकक कोष्टिका में कितने NaCl हैं? 4 हैं। ये बात याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है। क्लियर? अब एक बात मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, मैं एक यूनिट सेल बनाता हूं, इसका देखो पूरा स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे बनाऊंगा, बट उसमें थोड़ा सा लगेगा समय, तो इसलिए मैं पूरा स्ट्रक्चर तो नहीं बना रहा। बट हाँ आपको ये बता देता हूँ कुछ और बात, क्योंकि आपसे यहाँ पूछा जा सकता है सह संयोजन संख्या कितनी आएगी, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा। खैर उसको हम डायरेक्टली याद कर लें तो ही मुझे लगता है ज्यादा आसानी रहेगी। ठीक है, बट फिर भी बताता हूँ, कोऑर्डिनेशन नंबर सह संयोजन जो संख्या है यहाँ पे 6 आती है। दैट मीन्स एक Na प्लस को 6 Cl घेर के रखेंगे। ठीक है ना, 6 Cl घेर के रखेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब ही होता है सह संयोजन, कि भाई Na के कितने पड़ोसी हैं, तो एक Na के 6 Cl पड़ोसी हैं। ठीक है, एक Na के 6 Cl पड़ोसी हैं, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो Na का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा? Na का सह संयोजन संख्या 6 आएगा। सेम एक Cl को भी 6 Na घेर के रखेंगे, तो Cl का भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा? 6 आएगा। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। अब जरा समझो Na कहाँ मौजूद है, तो सर आपने अभी बताया Na है ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ होता है? बॉडी के सेंटर, एच के सेंटर पे। मान लो एक Na, भाई बॉडी के सेंटर वाला Na ले रहा हूँ, एक Na यहाँ मौजूद है। क्लियर है? बाकी बॉडी के सेंटर पे भी देखो, यहाँ भी Na होगा। बॉडी का सेंटर आपको पता है, बता चुका हूँ, ये रहा बॉडी का सेंटर, सॉरी एच का सेंटर, आई एम सॉरी, एज का सेंटर। ठीक है, एज एज आपको भुजाएं, भुजाओं के सेंटर, दैट मींस ये Na है, सभी Na है, बॉडी के सेंटर पे भी और एच के सेंटर पे भी। देखो ये बना तो मैं दूंगा, बट वही है, थोड़ा सा खिचड़ी बनेगी इसमें। ठीक है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, इसके अलावा Cl कहाँ मौजूद है, तो हमने पढ़ा सर Cl है कॉर्नर, मतलब FCC अरेंजमेंट है, मतलब वो कॉर्नर्स पे होंगे। भाई कॉर्नर प्लस फेस के सेंटर पे, तो भाई सभी कॉर्नर पे Cl मौजूद है। ठीक है, ये देखो Cl मौजूद है, बना लो, ये Cl मौजूद है, यहाँ Cl मौजूद है, सभी कॉर्नर पे Cl मौजूद है। इसके अलावा फेस के सेंटर पे भी, भाई आपको पता है एक फेस है, फलक है, ऊपर वाला फेस, टॉप फेस, ऐसी बॉटम फेस, ऐसी ये वाला फेस। देखो ये बना दिया, पूरा स्ट्रक्चर ही बना दिया। ठीक है ना, ये बैक फेस और ये फ्रंट फेस, बस थोड़ा सा वही खिचड़ी मैं सोच रहा था ना बनाऊं, बट हाँ स्ट्रक्चर भी आपने बनवा ही लिया, कोई बात नहीं। आगे देख लेते हैं। अब जो मुझे यहाँ मेन बात बतानी थी वो समझ लो बस। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कैसे आया, अगर एग्जाम में ना भी याद आए ना, तो पहली बात इतना तो याद करना है, जब इतना याद कर लोगे तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। ठीक है, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। और मैं एक बात क्लियर बोल देता हूँ, पहले कल भी मैंने ये बात बोली थी और आज भी बोल रहा हूँ, पहले हमें लग रहा था वैकेंसी कब आएगी, वैकेंसी कब आएगी, आएगी, हम इससे परेशान हो रहे थे। अब वैकेंसी आ गई है, अब इसलिए परेशान हो रहे हैं कहाँ से पढ़े, क्या पढ़े। अरे भैया जब वन स्टॉप सॉल्यूशन मिल रहा है तो उसका फायदा जरूर उठाएं।
ठीक है, और काफी बच्चे अब भी इसमें टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बस यूट्यूब पे स्क्रॉल अप करे जा रहे हैं, कुछ फायदा नहीं होगा बेटा, तैयारी कर लो। इसलिए आप, और कुछ बच्चे हैं वो हैं जो तैयारी करना शुरू भी कर चुके हैं, मेरे वीडियो देख रहे हैं, बट वो वीडियो एक ही बार देख रहे हैं, काम खत्म हो जा रहा है। मेरा मतलब ये नहीं कि वीडियो बार बार देखो, मेरा मतलब ये है जो आपने नोट्स बना लिए ना उनको बार बार पढ़ो, रिविजन करो। एक बार पढ़ने से नहीं आता है, ठीक है ना। 1 2 3 एक बार में नहीं सीख लिया था, ठीक है, एबीसीडी एक बार में नहीं सीख लिया था, कितनी बार पढ़ा होगा, कितनी बार याद करा होगा, जब जाके वो चीजें माइंड में बैठी होंगी। तो आपको लगता है ये एक बार में समझ में आ गया तो मुझे एग्जाम तक याद रहेगा? बिल्कुल भी नहीं रहने वाला। बहुत सारी चीजें, बहुत कुछ पढ़ना है, जीएस भी पढ़ना है, ठीक है, मैथ्स भी पढ़ना है, उत्तराखंड स्पेशल पढ़ना है, और करंट अफेयर पढ़ना है, प्लस केमिस्ट्री पढ़ना है। इतना सा सिलेबस नहीं है, भ्रम में मत रहो अगर सच में नौकरी चाहिए। बाकी टाइम वेस्ट कर रहे हो, टाइम पास कर रहे हो, करते रहो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और हाँ, मैंने एक चीज और ऑब्जर्व करी, मुझे बड़ा ही मतलब ये विचित्र लगा। एक मेरा प्यारा कोई सब्सक्राइबर है, जो भी है, स्टूडेंट है, हो सकता है कोई रिलेटिव जुड़ गया हो, कोई भी है। तो उसका एक काम है, वो वीडियो देखे ना देखे, वो एक काम बहुत बेहतर करता है, वो हर वीडियो पे मेरी डिसलाइक कर देता है। और खैर ये चीजें मुझे शुरू में बुरी लगी कि यार पता नहीं क्या है भाई, पर जब मैं देख रहा हूँ कंटिन्यूस सभी पे डिसलाइक है, तो दैट मीन्स उसका मोटिव एक ही है कि वो वीडियो नहीं देखेगा, वो डिसलाइक करेगा। भाई आप हैं, हम हैं, अगर किसी की कोई चीज पसंद नहीं आती है तो हम ऑब्वियस बात है भाई उसके चैनल पे क्यों है, अनसब्सक्राइब करके चले जाएंगे। तो खैर इस तरह के लोग भी होते हैं कि भाई आपको डिमोटिवेट भी करते हैं। तो बट मैं वही कहूंगा, अगर आपको लगता है मैं सच में मेहनत कर रहा हूँ, कुछ एफर्ट लगा रहा हूँ, तो भाई लाइक जरूर करा करें, ताकि उसके डिसलाइक से ज्यादा आपके लाइक दिखाई दे। ठीक है, कुछ पॉजिटिव सा तरीका है, मेरा कहना यही है, जो बस सिंपल है। खैर आते हैं, देखो एन है, एन है, एन है, एक एन है। अब उसको सीएल घेरे हुए हैं, कहाँ कहाँ से घेरे हुए हैं? देखो फेसेस से, एक फेस ये रहा, एक बैक फेस पे होगा, एक फ्रंट फेस पे होगा, एक लेफ्ट फेस पे होगा, एक राइट फेस पे होगा, एक टॉप पे आ गया तो एक बॉटम पे आ गया। ठीक है ना, टॉप पे नहीं बनाया, बना दिया। अब देखो इस एन को कितने सीएल घेर के रखें, एक सीएल, दो सीएल, ये तीसरा सीएल, चौथा सीएल, पांचवा सीएल, 6 सीएल। क्लियर है, यही इससे डायरेक्टली जुड़े होंगे, मतलब इसी के गोले से डायरेक्टली जुड़े होंगे। और आपको पता है जो गोला सेंटर वाले गोले से डायरेक्टली जुड़ा होता है उसी को हम कहते हैं उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। सह संयोजन संख्या कितनी आएगी, 6। तो एन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, NaCl में 6 होगा, सीएल का भी कितना होगा, 6 होगा। इसी तरीके से एक सीएल को 6 एन घेर के रखेंगे। क्लियर है, आगे बढ़े। अब दूसरा टाइप का जो पूछा जाता है, ये तो पता नहीं हर एग्जाम का मतलब चहता क्वेश्चन बन गया है, पीजीटीज टीजीटीज, क्वेश्चन ये मतलब रिपीट ही हो जाता है, CSCl, ठीक है, सीजियम क्लोराइड। अच्छा एक चीज और, काफी बच्चे कहेंगे सर क्या इसमें और एग्जांपल हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, इसमें KCl एग्जांपल हो सकता है, ठीक है, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ एग्जांपल हो सकता है, ये इसके कुछ उदाहरण भी हैं। इसके अलावा और कौन से इस फॉर्म में आ सकते हैं, ठीक है ना, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 जिनका हो सकता है, फॉर्मुला यूनिट जिनका 4 हो सकता है, तो उसमें KCl भी सेम NaCl की तरह एक यूनिट सेल के अंदर, एक एकक कोशिका के अंदर 4 K 4 Cl दिखाई देंगे, ठीक है। ऐसी MgO एक एकक कोशिका में 4 Mg 4 O दिखाई देंगे, ठीक है। तो इन सभी का कोऑर्डिनेशन में कितना होगा, 6 होगा, मतलब ये NaCl की तरह स्ट्रक्चर बना रहे होंगे। ध्यान में रखना, NaCl लाइक स्ट्रक्चर KCl का भी होता है, MgO का भी होता है, याद रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। दूसरा है सीजियम क्लोराइड, ठीक है। इसका तो स्ट्रक्चर मुझे लगता है एग्जामिनर्स का बहुत फेमस फेवरेट होता है। एनसीईआरटी में बाद में देखोगे चैप्टर के लास्ट में सीजियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर दिया भी रहता है, ठीक है। दो ही चीजें, एक सीजियम जिसपे +1 चार्ज होता है, ठीक है, ये होता है बॉडी के सेंटर पे, एट बॉडी सेंटर, बिल्कुल बॉडी के सेंटर पे। दूसरा है सीएल मौजूद होता है एट कॉर्नर, एट कॉर्नर। अब मुझे बताना ऐसा कौन सा हमने पढ़ा था क्रिस्टल लैटिस जिसमें पार्टिकल जो थे कॉर्नर पे भी थे और बॉडी के सेंटर पे भी थे, तो बेटा वो बीसीसी था, मतलब परफेक्ट बीसीसी है। अगर आपसे पूछा जाए परफेक्ट बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक का एक बेस्ट एग्जांपल दे दो, तुरंत याद ये करना, CaCl है, सीजियम क्लोराइड। किसका एग्जांपल है? बीसीसी का है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल कॉर्नर पे भी है और बॉडी के सेंटर पे भी है। कॉर्नर और बॉडी के सेंटर पे होता है तो वो क्या होता है? बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक होता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक होता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक होता है, बीसीसी होता है, ध्यान में रखना। अब ये तो बना ही लोगे मुझे लगता है, कैसे बनाओगे? एक यूनिट सेल बनाओगे, ठीक है, एक कोशिका बनाओ जल्दी से, ठीक, ये लो बना लिया, बना लिया। अब क्या कह रहा हूँ, कोने पे कौन मौजूद है? कोने पे मौजूद है Cl-, तो ये Cl-, ये Cl-, यहाँ भी बना दो, सिमिलरली सो ऑन बनाते हुए चलो, ठीक है, ये बना दिया आपने Cl-। अब सेंटर पे कौन मौजूद है? सेंटर पे एकमात्र CS मौजूद है। अब एक CS से कितने Cl जुड़े होंगे? तो आपको पता है बॉडी के सेंटर से सारे कोने वाले पार्टिकल जुड़े होते हैं। अगर मतलब फेस पे नहीं हो तो कॉर्नर वाले सारे पार्टिकल उस बॉडी के सेंटर वाले पार्टिकल से जुड़े होते हैं। सिंपल सी बात बता रहा हूँ, अगर पार्टिकल फेस पे हो तो फेस वाले जुड़ेंगे, कॉर्नर वाले हो तो कॉर्नर वाले पार्टिकल डायरेक्ट जुड़े होते हैं बॉडी के सेंटर से। तो भैया ये Cl इससे भी कोऑर्डिनेशन नंबर बना रहा होगा, इससे भी बना रहा होगा, टोटल ऐसे 8 कोने हैं। तो एक मैं कहूंगा CS को
8 Cl घेर के रखेंगे, 8 Cl घेर के रखेंगे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा, सहसंयोजन संख्या कितनी आ जाएगी, CS की, सीज़ियम की 8 आ जाएगी। ऐसे Cl को भी सेम 8 घेर के रखेंगे। क्लियर है? तो 2-3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं कि बीसीसी का सबसे बेस्ट एग्जांपल कौन है, सीज़ियम क्लोराइड है। कहाँ मौजूद होता है सीज़ियम, बॉडी के सेंटर पे। क्लोरीन कहाँ मौजूद होते हैं, कॉर्नर पे। कोऑर्डिनेशन नंबर तक पूछा गया है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 8 होता है, ये याद रखना है। ठीक है? तो खैर आज की क्लास मुझे लगता है लेंथी भी हो गई है, इतना ही रखता हूँ। ठीक है? और कोर्सेज़ के बारे में बता ही चुका हूँ, और जो वो नया बैच आया है जिसका मैं 299 प्राइस बता रहा हूँ, ठीक है? इसके लिए पहले टेलीग्राम जो है जॉइन कर लो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। वहाँ से एक प्राइवेट चैनल बनाया है, उसमें वो सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएँगी। उसमें वही बच्चे होंगे जो सच में तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना? तो सच में तैयारी जो कर रहे हैं, वही बच्चे मैं वहाँ पे जॉइन करूँगा। ठीक? और आज की क्लास को इतना ही रखता हूँ। कोई भी डाउट्स बनते हैं, उसको आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, मैं उसका आंसर करूँगा जब भी मुझे टाइम मिलेगा। आज की क्लास को इतना ही रखता हूँ। बाय बाय एंड टेक